तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन अपने पूरा अपर लिम्ब को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे लंब्राइकल मसल, फिर अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर थिनार मसल और फिर अपन पढ़ेंगे दो लॉन्ग में जो आने वाले हैं टॉपिक, वो होंगे अपने एल्बो जॉइंट और अपना शोल्डर जॉइंट। सारे टॉपिक केस स्टडी से पढ़ेंगे और याद रखना जो एनाटॉमी होती है ना, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया, आने वाले सारे ईयर आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इंटर्नशिप में तक ये एनाटॉमी काम में आती है। जो बच्चे एनाटॉमी नहीं पढ़ते, वो सर्जरी नहीं पढ़ पाते, वो फिजियोलॉजी नहीं समझ पाते, वो पैथो नहीं कर पाते। तो याद रखना, एनाटॉमी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जितना बड़ा काम है। और याद रखना, अपन ने माउंट एवरेस्ट की आधी चोटी अभी चढ़ ली है, आधी और बची है। याद रखना, एक पहाड़ चढ़ने के बाद अपन को ये नहीं देखना है नीचे की कितने दूर में आ गया, हमें देखना है और ऊपर हमें कितना चढ़ना है। जीवन इसी प्रकार से काम करता है, हमेशा माउंटेन के टॉप पे जाने की सोचा करो। राइट नाउ मैंने जौहरी एमबीबीएस खोला, फिर जौहरी एजुकेशन खोला, मैं अभी टॉप पे सीढ़ियां चढ़ता जा रहा हूँ, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक है मेरी सांसें। याद रखना, इंसान जब तक नहीं रुकना चाहिए, जब तक उसके अंदर सांसें चल रही हैं, जब तक वो जिंदा है, वो रुकना नहीं चाहिए। और आप सभी लोग, आप युवा लोग हो, आप लोग मुझसे 5 साल छोटे हो, आप लोगों में मुझसे ज्यादा हिम्मत है, तो दिखा दो कि हम कौन है, दिखा दो हम देश के सबसे अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं, दिखा दो इस समाज को। जो लोग आप पे हंसते थे, आपने नीट क्लियर करा, अब उन लोगों को और दिखा दो कि हम देश के सबसे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, समाज में जो इज्जत चाहिए उसके लिए आपको करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि अपना लंब्राइकल मसल। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है, उसमें 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। अब बात ये करें लंब्राइकल मसल क्या होती है, तो बेटा लंब्राइकल मसल जो है अपने हैंड में रहती है, हाथ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इस तरीके से, लंब्राइकल मसल जो है वो अपनी हाथों में लगी होती हैं। अब इन लंब्राइकल मसल हैंड में होती हैं, 4 होती हैं लंब्राइकल मसल। अब इनका काम क्या होता है, देखो, अब ये मेरे मेटाकार्पल बोन है, ये सारी मेरी हाथ की मेटाकार्पल बोन है और यहाँ मेरी उंगलियों की फेलेंजियल बोन है। तो मेटाकार्पल और फेलेंजियल ज्वाइंट के बीच में अपना एक ज्वाइंट होता है, मेटाकार्पल बोन और फेलेंजियल बोन के बीच में एक ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। मेटाकार्पल फेलेंजियस के बीच में, तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जो ज्वाइंट बोलते हैं। तो अपना लंब्राइकल मसल इन मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट का ऐसा फ्लेक्शन करवाने में हेल्प करती है, नीचे करने में हेल्प करती है। उसके अलावा अपने जो उंगलियों के बीच के जो ज्वाइंट होते हैं, उनको अपन बोल देते हैं इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। उन इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट में ऐसा एक्सटेंशन करवाने का एक काम करते हैं अपने थिनार मसल। एम आई क्लियर? उसके अलावा अपने हैंड की और भी मूवमेंट जो है उसको संभालती है। फिर ये अकेली ऐसी मसल है बॉडी की जिसका ओरिजिन किसी बोन से नहीं होता। याद रखना, इसका मसल अपना होता है एक मसल के टेंडन से, मतलब ये अपनी बॉडी में अकेली ऐसी मसल है जिसका ओरिजिन किसी बोन से नहीं हो रहा, इसका ओरिजिन एक दूसरी मसल की टेंडन से हो रहा है। उस मसल को अपन बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये फोर आर्म की मसल है। फ्लेक्सर मतलब ये अपने हैंड का ऐसे फ्लेक्शन कराएगी, है ना। डिजिटालिस मतलब ये अपनी उंगलियों तक इसकी टेंडन जाएंगी। प्रोफंडस मतलब डीप वाली, ये थोड़ी डीप में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जो पूरी मसल है इसको आइसोलेट करते हैं अपन। ये जो मसल आपको दिख रही है, इसी मसल को अपन बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। अब ये देखो, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को इस तरीके से लगी होती है अपनी अल्ना बोन में, पूरी अल्ना बोन में लगी है। और इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की टेंडन आप देखिए पूरी अपनी उंगलियों तक जा रही है। तो ये जो थिनार मसल है ना, गिनके होती है 4। याद रखना, अंगूठे वाली तरफ से अपन इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब इनका ओरिजिन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो थिनार मसल का ओरिजिन अपना होता है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की जो टेंडन है ना, यहाँ पे आपको टेंडन दिख रही होगी, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की, आपको यहाँ पे टेंडन दिख रही होगी, 1, 2,
ये 3 और ये 4 टेंडन आपको दिख रही होगी। तो इन्हीं टेंडन से जो है अपना जो लंबराइकल मसल है वो ओरिजिन लेती है। कैसे ओरिजिन लेती है? इन टेंडन के साइड से। तो इन टेंडन के साइड में से लंबराइकल मसल जो है वो चिपकती है, ओरिजिन लेती है। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? ये जो अपनी उंगली है ना, ये अपना प्रोएक्सियल फेलिंग, प्रोएक्सियल फेलिंग्स के बेस पे अपना प्रेजेंट होता है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। याद है मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने एनाटॉमी ना सीक्वेंस से पढ़ी जाती है, अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अपने हैंड में पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में एक टेंडन होती है, वो यहाँ पे फ्लैट हो जाती है आके, आपने प्रोएक्सियल फेलिंग्स में थोड़ा फ्लैट हो जाती है, उसको अपन बोलने लगते हैं डॉर्सल में तो डॉर्सल डिजिटल, क्योंकि अपने डिजिटोरम मसल की टेंडन है एक्सपेंशन, मतलब थोड़ी एक्सपेंड हो गई है। तो अपने लंबराइकल मसल इसी डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे जाके इस तरीके से इंसर्शन कर जाते हैं। प्रोएक्सियल फेलिंग्स पे बेस पे प्रेजेंट होती है, तो इस तरीके से इंसर्शन हो जाता है। तो पहली लंबराइकल मसल हो गई। पहली लंबराइकल मसल का खास बात क्या है? इसका ओरिजिन आप देखो सिर्फ एक ही टेंडन से हो रहा है। दूसरी लंबराइकल मसल भी कैसी है? सीधी सी मसल है भाई, एक ही टेंडन से ओरिजिन लेती है। दूसरी लंबराइकल मसल भी एक ही टेंडन से ऐसे क्या कर रही है? ओरिजिन ले रही है। एम आई क्लियर? लेकिन अब बात आ जाती है तीसरी लंबराइकल मसल की। अब तीसरी लंबराइकल मसल क्या बोलती है? भैया मैं क्यों एक टेंडन से लूं ओरिजिन, मैं तो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाऊंगा साहब। बस ये दूसरी तीसरी लंबराइकल मसल थोड़ा ना आपके उन दोस्तों की तरह होती है, आपके उन दोस्तों की तरह होते हैं जो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। मतलब इसको भी रख लूं, उसको भी रख लूं, दोनों से रख लूं और बीच में ऐसा खड़ा हो जाऊं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब तो कायदे से सारी लंबराइकल मसल को ऐसे ओरिजिन लेना था एक तरफ से, लेकिन अपनी तीसरी लंबराइकल मसल क्या करती है? अपना 2 टेंडन से ऐसा ओरिजिन ले लेती है। इस कंडीशन को अपन बोल देते हैं बाइपिन्नेट। और आप ध्यान दो, पहली लंबराइकल दूसरी लंबराइकल मसल सिर्फ एक ही टेंडन से ओरिजिन ले रही है, इसको अपन बोलेंगे यूनिपिन्नेट। एक ही तरफ से ओरिजिन ले रही है तो उसे बोला जाता है यूनिपिन्नेट। अगर 2 साइड की टेंडन से ओरिजिन लेगा तो उसे बोलते हैं अपन बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट मतलब 2 मसल से 2 टेंडन से ओरिजिन ले रहे हैं। तो तीसरी लंबराइकल हो गई। चौथी लंबराइकल भी ऐसी होती है, 2 टेंडन से ओरिजिन लेती है। ये इसको भी पकड़ लूं, उसको भी पकड़ लूं वाला काम इनका। और इस तरीके से अपना प्रोएक्सियल फेलिंग्स के बेस पे अपना प्रेजेंट होता है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, वहां पे जाके इंसर्शन ये कर लेती है। हर मसल को लिखने का तरीका यही होता है, पहले आपको ओरिजिन लिखना है, इंसर्शन लिखना है, फिर आपको लिखना है इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई भी मैं आपको यहीं पे याद करवा देता हूं। याद रखना, ये जो शुरू की है जो 2 लंबराइकल मसल है, शुरू की है जो 2 लंबराइकल मसल है, पहली लंबराइकल मसल और दूसरी लंबराइकल मसल, ये कहां आ रही है? ये ऐसा अंगूठे की तरफ आ रही है। तो इन 2 लंबराइकल मसल को अपन बोलते हैं लेटरल लंबराइकल मसल। और ये लेटरल लंबराइकल मसल को कौन सप्लाई करता है? अपनी सप्लाई करती है मीडियन नर्व। याद है? अब मैंने आपको बोला था अपने हैंड में अंगूठे की मसल थिनार मसल और लेटरल टू लंबराइकल मसल को मीडियन नर्व सप्लाई करता है, बाकी के हैंड में जितनी भी मसल है उनको सब अल्नर नर्व सप्लाई करेगा। तो बची हुई तीसरी और चौथी लंबराइकल मसल जो है, जो कि थोड़ा मीडियल में है, मतलब इनको बोलेंगे मीडियल टू लंबराइकल मसल, इनको कौन सप्लाई करेगा? इनको सप्लाई करेगा अल्नर नर्व। ठीक है, तो इनका ओरिजिन बता दिया, इंसर्शन मैंने आपको बता दिया, एक्शन भी बता दिया और नर्व सप्लाई भी मैंने बता दिया। अब मुद्दे की बात करें सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो यूनिवर्सिटी में लिखने से पहले ना याद कर लो डायग्राम। हमेशा याद रख लो, आपको डायग्राम हमेशा याद होने चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप सब कुछ लिख सकते हैं। ये विश्राम सिंह का डायग्राम है, अपन को यही बनाना है। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल जो है उसकी टेंडन है। फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल की ये पहली टेंडन, पहले टेंडन बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपने टेंडन बनाई, पहली दूसरी और ये चौथी, ये 4 आपने इसी टेंडन बना ली। टेंडन बनाने के बाद ये एक और टेंडन बना देना, इससे ये मालूम चलेगा ये साइड कौन सा है, क्योंकि लेटरल साइड में अपनी प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस मसल की टेंडन, तो इससे सिर्फ साइड मालूम चलेगा। तो अपन ने एक साइड के लिए फ्लेक्सर डिटोरम फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस मसल की टेंडन बना दी, ये बनाया आपने। फिर आपको बनाना है अपने लंबराइकल मसल। जैसे कि मैंने आपको बताया था लंबराइकल मसल का ओरिजिन कैसे होता है, पहली और दूसरी लंबराइकल मसल कैसे ओरिजिन लेती है अपनी एक एक टेंडन से। ये बड़े ये लॉयल लोग हैं, ये एक गर्लफ्रेंड ही बनाते हैं, बड़ी लॉयल आदमी है। इस तरीके से ये अपना फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल की टेंडन से ऐसे ओरिजिन लेंगी एक ही तरफ से, एक ही तरफ से ओरिजिन ले रही है, दैट इज व्हाई इसको क्या बोलते हैं? यूनिपिन्नेट। सेम दूसरी वाली लंबराइकल मसल भी एक ही तरफ से क्या कर रही है? ओरिजिन ले रही है। दिख रहा है आपको? ये जो शुरू की है जो 2 लंबराइकल मसल है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलेंगे लेटरल टू लंबराइकल मसल। नर्व सप्लाई कौन सा हो गया? मीडियन नर्व से। फिर और देखो तीसरी लंबराइकल मसल कैसी है? ये बड़ी बड़बाज बन रही है, वो कह रही है मैं तो इससे भी ओरिजिन लूंगी तुझसे भी ओरिजिन लूंगी। वो बाइपिन्नेट है, वो दोनों तरफ से ओरिजिन लेती है, मतलब अपनी सेकंड टेंडन और थर्ड टेंडन जो है अपने फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस की इन दोनों मसल की टेंडन से ओरिजिन लेता है, इसको बोलेंगे बाइपिन्नेट। और एट द एंड इंसर्शन कहां पे इसका होगा? प्रोएक्सियल फेलिंग्स के बेस पे जो एक्सटेंसर डिजिटोरम का एक्सपेंशन है वहां पे इसका इंसर्शन हो जाएगा। चौथी लंबराइकल मसल भी बाइपिन्नेट होती है, 2 जगहों से ओरिजिन लेती है। तो ये दो तीसरी और ये जो चौथी लंबराइकल मसल है मीडियल साइड में, तो इन्हें मीडियल टू लंबराइकल मसल बोलते हैं। नर्व सप्लाई इनका कैसे होता है? अल्नर नर्व से इनका नर्व सप्लाई होता है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप पूरी थ्योरी लिख दोगे, बस आपको करना है क्या? ऐसे लिखना है ओरिजिन। ओरिजिन आप कैसे लेंगे? फर्स्ट लंबराइकल मसल का ओरिजिन कैसे होता है? लेटरल साइड
जो होती है टेंडन फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस की, जो कि सेकंड डिजिट को जा रही है। सेकंड डिजिट मतलब सेकंड उंगली। आप खुद देखो ना, ये मेरी दूसरी उंगली है, ये तीसरी उंगली है, ये चौथी उंगली है, ये पांचवी उंगली है। तो आप खुद देखो मेरी दूसरी उंगली में सबसे पहली ये फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस मसल की टेंडन आ रही है। तो इसी से ऐसा अपना जो लंबर मसल, जो अपने लंबराइकल मसल है, ऐसे वो ओरिजिन लेती है। तो लिखने का तरीका यही है कि फर्स्ट लंबराइकल मसल का ओरिजिन कहां से हो रहा है, लेटरल साइड जो होती है टेंडन ऑफ फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस, कौन सी सेकंड डिजिट की, उससे ओरिजिन ले रहा है। सेकंड लंबराइकल मसल का ओरिजिन कैसे हो रहा है, सेम फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस मसल की टेंडन से, लेकिन जो तीसरी उंगली के लिए जो है उससे। फिर थर्ड लंबराइकल का ओरिजिन कैसे हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, अपनी तीसरी और चौथी इन दोनों मसल की टेंडन से यूं ओरिजिन इसका हो रहा है। फिर फोर्थ लंबराइकल मसल का भी सेम दो जगह से ओरिजिन होता है, फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस मसल की चौथी और पांचवी टेंडन से। तो चौथी टेंडन और ये पांचवी टेंडन, इन दोनों के बीच से ऐसा ही ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन लिख दिया। इंसर्शन कहां, तो इंसर्शन कहां पे होता है, एक्सटेंजर एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बताया ना, प्रोएक्सिमल फेलेंक्स के बेस पे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होता है। मतलब ये जो उंगली है प्रोएक्सिमल फेलेंक्स, अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए 3D मॉडल है अपना, 3D मॉडल को मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। 3D मॉडल को मैंने रोटेट करा तो अब आपको दिखाई देगा, ये देखिए व्हाट इज दिस, ये अपना उंगली है, पहली उंगली प्रोएक्सिमल फेलेंक्स, ये मिडिल फेलेंक्स और डिस्टल फेलेंक्स। तो ये जो प्रोएक्सिमल फेलेंक्स है ना, उसके नीचे बेस पे ऐसा प्रेजेंट होता है ट्रायंगल शेप का, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, इस प्रकार से। तो ये डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के लेटरल साइड में अपनी लंबराइकल मसल जो है इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इंसर्शन लिखा है। फिर अपन बात करते हैं बेटा नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई कैसे होता है, शुरू की दो लंबराइकल मसल मीडियन नर्व से, बाकी के लंबराइकल मसल अल्नर नर्व से नर्व सप्लाई करते हैं। फिर एक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं, फ्लेक्शन, मेटाकार्पल बोन और फेलेंजियल बोन के बीच में जॉइंट है ना, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, उसका ऐसे फ्लेक्शन करवाते हैं। और एक्सटेंड क्या कराएंगे, दो उंगलियों के बीच में जॉइंट होता है ना, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उसको ऐसे यूं एक्सटेंड कराने का काम करते हैं। Am I clear? अब बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा। देखो अब जमाना बदल गया है कि पहले डायरेक्ट शॉट आ जाए, अब कुछ इस तरीके से पूछा जाता है बेटा। अब आपसे ना ऐसी केस स्टडी वो देंगे। केस स्टडी क्या है, एक 30 साल का टेलर आदमी है साहब, वो अपने हाथों की फाइन मूवमेंट्स नहीं करवा पा रहा है। ठीक है भैया, फाइन मूवमेंट नहीं करवा पा रहा है। जब मैंने एग्जामिन करा तो मालूम चला कि वो बंदा फ्लेक्स नहीं करवा पा रहा है अपना, ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है उसका यूं फ्लेक्शन नहीं करवा पा रहा, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट को ऐसे यूं एक्सटेंड नहीं करवा पा रहा। ठीक है भैया, कौन कौन से फिंगर का, अपनी ये इंडेक्स फिंगर का और मिडिल फिंगर का, इन दो फिंगर का वो करवा नहीं पा रहा। ठीक है, देयर वाज क्लॉइंग ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर। अब जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है वो ऐसी हल्की सी क्लॉ जैसी हो गई है। अब यहाँ पे पता लगा है कि अल्नर नर्व डैमेज है ड्यू टू अल्नर नर्व पाल्सी। ठीक है साहब, दिस पॉइंट टुवर्ड फंक्शन ऑफ लंबराइकल मसल। अब पता चल रहा है कि लंबराइकल मसल फंक्शन नहीं कर रही है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई लिख दीजिए लंबराइकल मसल का, तो ऑलरेडी अपन को पता है ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई लंबराइकल मसल का। फिर नर्व सप्लाई लिख दीजिए, मीडियल लंबराइकल को कौन नर्व सप्लाई करता है, अल्नर नर्व, लेटरल लंबराइकल को सप्लाई करता है मीडियल नर्व, ये भी लिख दिया। लंबराइकल मसल का रोल भी अपन को पता है क्या फंक्शन करती है। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है अपना अल्नर नर्व की इंजरी पे। याद है जब मैंने आपको अल्नर नर्व पढ़ाया था तो अल्नर नर्व से होने वाला क्लॉएंड पढ़ाया था, तो वो क्लॉएंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होता है ना, जैसे जैसे आप एनाटॉमी पढ़ते जाओगे तो एक से ज्यादा कंसेप्ट ना आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि लंबराइकल मसल से अल्नर नर्व की पाल्सी जुड़ गई, से मीडियल नर्व की पाल्सी भी जुड़ सकती है, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। दैट इज व्हाई हमेशा एनाटॉमी अगर अच्छे से पढ़ना है तो सीक्वेंस में पढ़ो, केस स्टडी ऐसे आती है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? थ्योरी वही है, बस फर्क कितना है, एक से ज्यादा टॉपिक इसमें जुड़ गए, बस थ्योरी सेम टू सेम है। देन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कौन सी मसल, वो है अपना थिनार मसल। थिनार मसल उन्हीं मसल को बोलते हैं जो कि अपने अंगूठे पे जुड़ी होती है। अब थिनार मसल पढ़ने से पहले अपन को एक बार और कार्पल बोन्स को रिवाइज करना पड़ेगा। और आप खुद बताइए मेरे भाइयों, कार्पल बोन क्या होती है, बताइए। जो अपने रिस्ट में जो 8 बोन प्रेजेंट होती हैं उन्हें अपन कार्पल बोन बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो अपना रिस्ट में जो बोन्स प्रेजेंट है उन्हें अपन कार्पल बोन बोलते हैं। कितनी कार्पल बोन होती है, 8 कार्पल बोन होती है। सबसे पहले अपना क्या आता है, सबसे पहली कार्पल बोन को अपन बोलते हैं स्केफॉइड। स्केफॉइड के बाद क्या आता है, ल्यूनेट, फिर अपना आता है ट्राइकोरेट्रियम, फिर अपना आता है पिजिफॉर्म। तो चार अपनी ऐसे प्रेजेंट होती हैं, 4 अपनी ऐसे प्रेजेंट होती हैं बोन, अपनी कार्पल बोन। ठीक है, मैं नीचे वाली भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फिर अपना आता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेड और हेमेट। तो 4 ऐसी होती हैं। आपको पूरा मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी स्टार्टिंग में। दैट इज व्हाई मैं आपसे बोलता हूं बेस अगर क्लियर हो तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। अब जो अंगूठे की मसल होती है ना अपनी सारी की सारी, वो इन्हीं कार्पल बोन से लगी होती है, उन्हें अपन थिनार मसल बोलते हैं। तो आपको एक बार 3D में एक बार लंबराइकल मसल्स भी दिखा देता हूं। ये आप देखिए, दिख रहा है आपको 3D में, ये अपना पहला लंबराइकल मसल आप क्लियरली देख पा रहे हो। अपनी फ्लैजियोडिनम प्रोफंडस मसल से इसने ओरिजिन लिया था, और कहां पे इंसर्शन इसने करा, अपने प्रोएक्सियल फेलेंक्स के बेस पे। जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन है ना उस पे इसका क्या हुआ, इंसर्शन हुआ इस प्रकार से। तो आपको ना मैं सारी एक बार लंबराइकल मसल दिखा देता हूं, फिर मैं हाइड कर दूंगा। और आप लोगों की स्वेच्छा के लिए मैंने मैडम जी पे ड्रॉ भी करा है। ये देखो, ये पहली लंबराइकल मसल, ये दूसरी
दूसरी लंबराइकल मसल, तीसरी लंबराइकल मसल आप देखो कितनी बटवास बन रही है। इसने यहाँ से भी ओरिजिन लिया और यहाँ से भी ओरिजिन लिया। देखो ये कैसी हो गई, बाइपिन्नेट है, दोनों तरफ से ओरिजिन ले रही है। ठीक है, फिर अपनी आ जाएगी चौथी लंबराइकल मसल। ये अपनी आ गई चौथी लंबराइकल मसल। सारी लंबराइकल मसल्स अपने देख ली। तो अब इन लंबराइकल मसल को मैं हाइड करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि अपन क्या पढ़ पाए, अपनी थिनार मसल्स पढ़ पाए। चलो उससे पहले एक बार और मैं आपको रियल बॉडी में बताता हूं कि लंबराइकल मसल कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने मैडम जी को पूरा ड्रॉ कर दिया है, पूरी मेहनत आप लोगों के लिए, मुझे ड्रॉ करना पड़ता है भाइयों। और देखिए जरा ये देखिए बड़ी हो गई लेकिन आज भी चिंचन लगाती है, ये भी डॉक्टर है हमारी आयुर्वेदा की। चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये जो मसल है ना, इस मसल का नाम है फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल। तो ये पूरी अपनी प्रोफंडस मसल है, इसकी टेंडन देखो अपनी उंगलियों तक आ रही है। अब ये आप देखो ये अपनी पहली लंबराइकल मसल है, जिसने ओरिजिन अपने कहां से लिया, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस की मसल से ओरिजिन लिया। और इंसर्शन कहां पे हो रही है, प्रोएक्सियल फेलिंग के बेस पे, जो अपना डॉर्सल डिटल एक्सपेंशन होता है वहां पे इसका इस तरीके से इंसर्शन हो रहा है। तो पहली लंबराइकल मसल, दूसरी लंबराइकल मसल, तीसरी लंबराइकल मसल देखो कैसी है, बटवाज है। ये अपनी दूसरी और तीसरी दोनों टेंडन से ऐसा क्या कर रही है, ओरिजिन ले रही है। ये बाइपिन्नेट है और चौथी भी बाइपिन्नेट है। ये शुरू की दो लंबराइकल मसल किससे सप्लाई होता है, इसका नर्व सप्लाई बाय मीडियन नर्व, मीडियल टू लंबराइकल मसल होता है सप्लाई बाय अल्नर नर्व। तो बॉडी डायग्राम में जब अपन पढ़ते हैं ना, तो एक दो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है और अपने दिमाग में और क्लियरिटी आ जाती है कि रियल बॉडी में कैसा दिखता होगा मसल, ऐसा दिखता होगा। तो अपन लोग कहां पे थे, अपन लोग अभी यहाँ पे थे, मैं आपको थिनार मसल बता रहा था। तो देखिए थिनार मसल क्या होती है, अपने अंगूठे के ऊपर ये जो सारी मसल होती है ना, उन्हें अपन बोलते हैं थिनार मसल। एम आई क्लियर? अब अपने अंगूठे में कितनी मसल होती है, अपने अंगूठे में होती है मेन 3 मसल। एक फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, इसका नाम इसकी पहचान बता रहा है। वो क्या करेगा, वो ऐसे हमने थंब का यूं फ्लेक्शन कराएगा, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल है। एक है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, वो क्या करेगा, ऐसे थंब का यूं एब्डक्शन कराएगा, यूं एब्डक्शन कराएगा। और एक होती है अपोनेंस पॉलिसिस, वो ऐसे यूं इस तरीके से अपोनेंस कराता है। तो इसको मैंने UFO सिंगल मैंने बनाई थी। अब यू की जगह पर आप ए कर देना है, AFO। ए फॉर क्या है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एफ से अपनाएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओ से आएगा ओपोनेंस मसल। तो इन तीनों मसल का अपन को ओरिजिन इंसर्शन पढ़ना है। नर्व सप्लाई तो आपको पता ही है, नर्व सप्लाई बाय मीडियन नर्व, एक्शन जैसे जिसका काम है वैसे उसका एक्शन है। फ्लेक्सर का काम थंब का फ्लेक्शन कराएगा, एब्डक्टर मसल एब्डक्शन कराएगी, ओपोनेंस मसल अपना ओपोजिशन कराएगी। बात अपन करें इसका ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन अपन को पढ़ना है। हर मसल का अलग अलग तरीके से पढ़ना है। सेम इसमें भी केस स्टडी से आता है। इसकी केस स्टडी इस प्रकार से होती है, वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम उसकी केस स्टडी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको एक एक मसल का बताता हूं। तो पहले अपन मसल ले लेते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। मैं आपको यहाँ पे हाइट भी करता हूं, ये आप देखिए। तो ये जो आप मसल देख रहे हैं ना, इस मसल को अपन बोल देते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। अब ये एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल का ओरिजिन कहां से होता है, अपने स्केफोइड बोन के ट्यूबरकल से होता है, फिर ट्रेपेजियम मसल की क्रस्ट से होता है, ट्रेपेजियम बोन की क्रस्ट से होता है, और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से होता है। अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो क्लियरली, ये मेरी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, इसके बगल में ये क्या है, स्केफोइड बोन। मैं आपको 3D में दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये स्केफोइड बोन है और इसके आगे की तरफ अपनी ये ट्रेपेजियम बोन है। दिख पा रहा है? तो ऐसा कर लेता हूं थोड़ा साइड में, तो आपको दिखेगा। ये देखो आप, तो ये जो मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, अपनी स्केफोइड बोन से ओरिजिन हो रहा है, साथ में ट्रेपेजियम मसल से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसी प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, मैंने आपको पढ़ाया था इसका भी पूरा कंसेप्ट। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से भी इसका ओरिजिन होता है। 3 जगह से इसका हुआ ओरिजिन। एट द एंड इसका इंसर्शन कहां पे होता है, इसका इंसर्शन होता है बेस ऑफ प्रोएक्सियल फेलिंग। आप खुद देखो, ये जो अपना थंब है, अंगूठा है, अंगूठे में 2 बोन ही होती हैं अपने फिंगर में, एक डिस्टल फेलिंग्स और एक प्रोएक्सियल फेलिंग्स। तो आप खुद देख पा रहे हो, स्केफोइड से और अपना ट्रेपेजियम से, स्केफोइड से और अपने ट्रेपेजियम से इस मसल ने ओरिजिन लिया। और एट द एंड इंसर्शन कहां पे हो गया, इस मसल का इंसर्शन अपना हो गया बेस पे, ये जो है ना बेस ऑफ प्रोएक्सियल फेलिंग्स यहाँ पे। फिर अपन आ गए एक्शन पे। इसका एक्शन ऑलरेडी आपको पता है, एब्डक्शन कराएगा, नाम इसका यही है। तो बड़ा आराम से इसको आपको याद हो जाएगा, STF। एक होता है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, उसमें डी की जगह एफ कर दो बस, स्केफोइड, ट्रेपेजियम और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। और 3D में दिखा दिया ना तो अब आप भूल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये अपना फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल है। ब्रेविस से बेटा लॉन्गेस्ट नहीं है, ब्रेविस मतलब छोटा। अब इस मसल का ओरिजिन कैसे होता है ये देखते हैं अपन। तो आप खुद देखो, ये मसल कहां से ओरिजिन ले रही है, ये अपनी कार्पल बोन है, अपनी 5वीं कार्पल बोन, जिसको अपन बोल देते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के बगल में अपनी प्रेजेंट होती है कैपिटेट। ये देखो, ये अपनी ट्रेपेजियम कार्पल बोन है, ट्रेपेजियम के बाद अपनी होती है ट्रेपेजॉइड, उसके बगल में होती है अपनी कैपिटेट। तो ट्रेपेजियम और कैपिटेट, इन दोनों मसल से, इन दोनों बोन से क्या हो रहा है, ओरिजिन अपना होता है इस मसल का, इसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। साथ में यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम भी प्रेजेंट होता है। तो ओरिजिन अपन कैसे लिखेंगे, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तीनों मसल में फ्लेक्सर रेटिनोकुलम आएगा। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से ओरिजिन लिया, साथ में जो ट्रेपेजियम मसल है उसका क्रस्ट से ओरिजिन लिया। अब ऊपर जो अपना एब्डक्टर मसल था वो स्केफोइड से ओरिजिन ले रहा था, ये अपना कैपिटेट से ओरिजिन ले रहा है। ठीक है, फिर इंसर्शन कहां पे होगा, वही अपने थंब के प्रोएक्सियल फेलिंग्स पे। इसका एक्शन क्या है, फ्लेक्शन कराना, बड़ा आराम से हो गया। फिर अपन आते हैं ओपोनेंस पे। अब ओपोनेंस पॉलिसिस जो है, यहाँ पे आप 3D में देख पा रहे हो, ये अपना ओपोनेंस पॉलिसिस।
अभी तक अपने जितनी भी मसल देखी, अपन ने जितनी भी थिनार मसल देखी, वो सारी दो ही तो थिनार मसल देखी अपन ने। वो दोनों थिनार मसल क्या थी, अपनी कार्पल बोन से ओजन ले रही थी और उनका इंसर्शन कहां पे हो रहा था, अपना प्रोएक्सिमल फेलेंक्स में इनका इंसर्शन हो रहा था। बट सिर्फ अपनी एक ओपोनेंस पोलोसिस होती है जो कि प्रोएक्सिमल फेलेंक्स में, मतलब इसका इंसर्शन यहाँ पे नहीं होता, इसका इंसर्शन होता है अपना मेटाकार्पल बोन पे। तो अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, सबसे पहले ओरिजिन अगर अपन देखें, जो अपना ओपोनेंस पोलोसिस मसल है, इसका ओरिजिन अपना होता है यहाँ पे ऐसी प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से ओरिजिन लेते हैं। उसके अलावा जो ट्रेपेजियम मसल है ना, ट्रेपेजियम बोन जो है उसके क्रेस्ट से, ये आप देखो, ये अपनी ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम कार्पल बोन है। तो ये ट्रेपेजियम कार्पल बोन के क्रेस्ट से ये ओरिजिन ले रही है। तो दो ही इसके ओरिजिन है, एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और दूसरा अपना ये ट्रेपेजियम। तो दो जगह से इसका होता है ओरिजिन। एट द एंड इंसर्शन कहां पे होता है, इंसर्शन इसका होता है मेटाकार्पल बोन पे। तो इंसर्शन इसका होता है मेटाकार्पल बोन पे। तो यहाँ पे लिखा भी है इसका इंसर्शन कहां पे होता है, मेटाकार्पल बोन पे। उस पे भी कहां पे, जो इसका मेटाकार्पल बोन का आगे वाला हिस्सा है, ये मेटाकार्पल बोन के लेटरल साइड में, पामर वाले हिस्से में। एक्शन क्या है, ऐसे यूं पुलिंग एक्शन इसका होता है, ये पुल करती है थंब को मीडियली और फॉरवर्ड, इस तरीके से अपोजिशन करवाती है। अब बात करते हैं सर इसको हम लिखेंगे कैसे सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आपको ना ऐसे टेबल बनानी, इतना ज्यादा आप टेबल में या पॉइंट भी लोगोंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पे मसल के नाम लिखने, फिर इनका ओरिजिन लिखना है, इंसर्शन लिखना है, नर्व सप्लाई लिखना है, एक्शन लिखना है। एक्शन तो जैसा नाम वैसा काम। नर्व सप्लाई सबका क्या आएगा, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। इंसर्शन क्या है, शुरू की दो मसल थंब के प्रोएक्सिमल फेलेंक्स पे जाके जुड़ेंगी, लास्ट वाली लेटरल साइड ऑफ मेटाकार्पल पे जुड़ेगी। अब सबसे पहली वाली का ओरिजिन कहां से होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से, स्केफोइड से और अपने ट्रेपेजियम से। दूसरी मसल का ओरिजिन कहां से होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से, ट्रेपेजियम से और अपना कैपिटेट से। फिर तीसरी जो अपनी होती है उसका ओरिजिन कैसे होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से और ट्रेपेजियम से। तो आप देखो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और ट्रेपेजियम सब में कॉमन आ रही है, सिर्फ ऊपर वाले में आपको याद रखना है स्केफोइड, नीचे वाले में आपको याद रखना है ट्रेपेजियम और कैपिटेट। दोनों बोन होती है, ट्रेपेजियम और कैपिटेट दोनों आपको नाम याद रखने। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। बात करते हैं सर डायग्राम कौन सा बनाएंगे। तो बेटा ये वाला आप डायग्राम बनाओगे। सर मुझसे तो नहीं बनेगा सर, ये बड़ा ही मुश्किल सा डायग्राम लग रहा है। मैं ड्रॉ करना सिखाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। पहले उंगलियों की ऐसी मेटाकार्पल बोन बनाना, बनाई तुमने ऐसी बोन, मेटाकार्पल बोन बनाना। फिर इनकी फेलेंजेस बोन बना देना, प्रोक्सिमल फेलेंक्स, मिडिल फेलेंक्स, डिस्टल फेलेंक्स, इस तरीके से फेलेंजियल बोन बनाना। फिर आ जाओ थंब पे, फिर थंब की मेटाकार्पल बोन और ऐसा प्रोक्सिमल फेलेंक्स और डिस्टल फेलेंक्स बना देना। फिर अपनी मेटाकार्पल बनाना, 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 3 और उसके ऊपर होती है 4 इस तरफ, इस तरीके से बना देना। जब बोन का सेट बन जाए फिर बनाना मसल। तो अपनी ओपोनेंस पोलोसिस, ओपोनेंस पोलोसिस कैसी होती है, अपनी ट्रेपेजियम से शुरू होगी और अपनी इस तरीके से मेटाकार्पल बोन पे जाके इसका इंसर्शन हो जाएगा। तो ऐसे बना देना ओपोनेंस पोलोसिस। एब्डक्टर पोलोसिस कैसी होती है, अपनी ऐसे ओरिजिन लेती है और इस तरीके से प्रोक्सिमल फेलेंक्स के बेस पे इंसर्शन करती है। फिर तो फ्लेक्सर वाली यहां से बनाना, अपनी कैपिटेट और ट्रेपेजियम दोनों से ओरिजिन लेंगी और वो भी से प्रोक्सिमल फेलेंक्स के बेस पे ऐसा इंसर्शन कर देंगे। तो ऐसी 3 मसल आप बना देना निकलती हुई। ये भी विश्राम सिंह का डायग्राम है। देखो थ्योरी जो है वो बीडी चौरस में अच्छी दी है, तो मेरे नोट्स भी बीडी चौरस से बनाए, लेकिन डायग्राम विश्राम के अच्छे थे तो मैंने विश्राम सिंह ले ली। कितनी बार मैंने ग्रे एनाटॉमी के भी कंसेप्ट आपके लिए यूज करे। अब केस स्टडी ऐसी आएगी, थिनार मसल के बारे में ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई लिखो। थिनार मसल काम करना कब बंद कर देंगे, जब अपनी मीडियन नर्व खराब हो जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में फिर पूछा गया है, मीडियन नर्व की इंजरी के बारे में। तो अब आप देखो एक से ज्यादा टॉपिक आपस में जुड़ रहे हैं, एक से ज्यादा कंसेप्ट आपके लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक थे। अब आएंगे कुछ मजेदार टॉपिक जो कि बड़े टॉपिक हैं, जो कि अपना होता है शोल्डर जॉइंट। हे वी गो, अपन अब पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। देन जो अपना अगला टॉपिक है वो है अपना शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है लॉन्ग में आता है, एल्बो जॉइंट भी लॉन्ग में आता है और जमाना बदल चुका है, कितनी बार बता चुका हूं। अब पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखो शोल्डर पे। शोल्डर जॉइंट का आर्टिकुलेटिंग सरफेस आप लिखिए, लिगामेंट्स आप लिखिए, रिलेशन आप लिखिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी लिखिए। अभी भी सेम चीज आती है बट इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी के फॉर्म में आता है कि कोई आदमी था फुटबॉलर, वो गिर गया तो उसका शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया। अब आप बताइए वही आर्टिकुलेटिंग सरफेस, लिगामेंट, ब्लड सप्लाई, रिलेशन, इस तरीके से अब सेम क्वेश्चन आता है। क्लिनिकल केस स्टडी पढ़ेंगे उससे पहले जानते हैं कि यार ये शोल्डर जॉइंट है तो है क्या। देखो मैं आपको बताऊं, अपने हाथ का ये वाला जॉइंट राइट नाउ, ये व्हाट इज दिस, मेरी कौन सी बोन है, ये मेरी बोन है ह्यूमरस। पीछे की तरफ मेरा है स्कैपुला बोन। तो मेरी स्कैपुला बोन और ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर में जो है शोल्डर जॉइंट मेरा बॉडी का ऐसा जॉइंट है जो मेरी बहुत ज्यादा मोबाइल है, मतलब आप देखो कितनी ज्यादा मोबिलिटी दिखा रहा है। मैं आगे भी कर सकता हूँ, मैं पीछे भी कर सकता हूँ, मैं गोल गोल भी घुमा सकता हूँ। तो शोल्डर जॉइंट मेरा वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट है। इससे भी ज्यादा मोबाइल जॉइंट मेरा होता है हिप का जॉइंट। बट शोल्डर जॉइंट की ना स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ये ज्यादा डिसलोकेट होता है। अब किन किन के बीच में, चलो वो बताते हैं। सबसे पहले ये मेरी है स्कैपुला बोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास ये है स्कैपुला बोन। अब स्कैपुला बोन जो होती है इसकी दो साइड होती है, एक इसका होता है पोस्टीरियर सरफेस जहां पे इस प्रकार से स्पाइन प्रेजेंट होती है, और ये अपने इंटीरियर सरफेस अपने स्कैपुला बोन का एक प्रकार की फ्लैट बोन है। स्कैपुला बोन के साइड में इस तरफ लेटरल साइड में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसी कैविटी को अपन बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। अगर आप ध्यान दें, ये स्कैपुला बोन है, इस स्कैपुला बोन के पीछे ये एक स्पाइन आ रही है, स्पाइन आगे आके ऐसी फ्लैट हो जाती है, इसी को अपन बोल देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और यहाँ पे अपने स्कैपुला में एक और प्रोसेस, इसको अपन बोल देते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये देखिए आपको इन दोनों प्रोसेसेस के नीचे एक इस तरीके से सरफेस प्रेजेंट होती है स्कैपुला में, इसको अपन बोल देते हैं ग्लेनोइड कैविटी। तो स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी जो है ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाती है शोल्डर जॉइंट का। सेम अगर बात करें, ये अपनी ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन का पोस्टीरियर सरफेस है, ये ह्यूमरस बोन की इंटीरियर सरफेस है। तो ह्यूमरस बोन की इंटीरियर सरफेस में अपर पार्ट में ये कैसा हेड प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, ह्यूमरस बोन का हेड अपना ये स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी है इसके अंदर इस प्रकार से जुड़ जाता है और अपना बना लेता है पूरा शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट अपना कैसा जॉइंट है, ये एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट होता है। वैरायटी क्या है, बॉल एंड सॉकेट टाइप। सर बॉल कैसे, अब आप खुद देखो, ये जो अपने ह्यूमरस बोन है उसका हेड कैसा है, हल्का सा बॉल जैसा आपको दिख रहा होगा। वो ग्लेनोइड कैविटी क्या है, एक सॉकेट जैसी कर रही है। मतलब तुम यहाँ मानो ये मेरी ग्लेनोइड कैविटी है, ये सॉकेट है, और ये क्या है मेरे ह्यूमरस बोन का हेड। मेरे ह्यूमरस बोन का हेड जो है ग्लेनोइड कैविटी में ऐसा अटैच हो जाता है, यूं बॉल जो है सॉकेट में अटैच हो गई और बना लेता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर जॉइंट अपना होता है। अब ये जो सॉकेट जो होता है ना अपना शोल्डर जॉइंट का, ये बहुत ही ज्यादा शैलो होता है। शैलो मतलब ऐसा होता है, ज्यादा वो डीप नहीं होता कि पूरे अपने ह्यूमरस के हेड को फुल कवर कर ले, इस तरीके का शैलो होता है, ज्यादा डीप नहीं होता। दैट इज व्हाई शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत होता है। अगर हम यहाँ पे भी देखो, ये ग्लेनोइड कैविटी है, ज्यादा डीप नहीं है, शैलो है। तो क्या होता है इसमें, जब ह्यूमरस का हेड जुड़ता है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देता, बड़े आराम से यहाँ पे डिसलोकेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे अपन यही देखते हैं आपको कैसे लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सबसे पहले आपको लिखना है टाइप। हमेशा किसी भी, अगर आप कोई भी जॉइंट लिख रहे हो, चाहे वो शोल्डर हो, नी हो, एल्बो हो, कोई भी जॉइंट हो, हमेशा सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है टाइप। ये कौन से टाइप का जॉइंट है, ये अपना साइनोवियल जॉइंट है, अपना शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कौन सी वैरायटी है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। फिर लिखना पड़ता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब किन दो बोन्स के बीच में बन रहा है। तो शोल्डर जॉइंट सबसे पहले दो बोन के बीच में बन रहा है, एक अपनी स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी में और अपने ह्यूमरस बोन के हेड के। तो स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी है, ह्यूमरस बोन का हेड है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि अपना होता है शोल्डर जॉइंट। अब जो शोल्डर जॉइंट है ना बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट की जो अपनी ग्लेनोइड कैविटी है बहुत शैलो है। लेकिन फर्दर और जो अपना शोल्डर जॉइंट है इसको स्टेबिलिटी कौन देता है। अब देखो, ये एक प्रकार का कौन सा जॉइंट है, मैंने आपको बताया जो शोल्डर जॉइंट होता है वो अपना साइनोवियल जॉइंट है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस साइनोवियल जॉइंट से मेरा मतलब क्या है। अब देखो, साइनोवियल जॉइंट उन सारे जॉइंट्स को बोलते हैं जिन जॉइंट्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे इस प्रकार से प्रेजेंट होता है जॉइंट कैप्सूल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसे बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। आप क्लियरली देख रहे हैं, ये मेरी स्कैपुला है इस तरफ और ये मेरा ह्यूमरस बोन है। अब ये स्कैपुला और ह्यूमरस बोन ये दोनों आपस में चिपक गई और बना लिया शोल्डर जॉइंट। अब इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस में अपन ने क्या करा, चारों तरफ इस प्रकार से एक फाइब्रस लिगामेंट जोड़ दिया, इसको अपन बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो जितने भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस में चारों तरफ इस तरीके से जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और इन्हीं जॉइंट कैप्सूल के अंदर अपना क्या प्रेजेंट होता है, अपना प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिन जॉइंट्स में चारों तरफ इस प्रकार से जॉइंट कैप्सूल होता है और उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। Am I clear? ये अपना एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। अब होता क्या है, अब मैंने जैसे बताया शोल्डर जॉइंट बहुत ही वीक है, अब इसको फर्दर स्टेबिलिटी कौन देता है। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, अपने स्कैपुला में एक प्रेजेंट होता है इस तरीके से प्रोसेस, इसका प्रोसेस का नाम क्या है, कोराकॉइड प्रोसेस। ऊपर से अपनी एक प्रोसेस है, उसको अपन बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला की दो प्रोसेस हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में ऐसा एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इस लिगामेंट का ही नाम है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। कोरेको प्रोसेस से एक्रोमियन तक है ये। मैं आपको 3D में लिगामेंट दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको देखा कितना क्लियर आपको लिगामेंट अब दिख रहा होगा। ये स्कैपुला की कौन सी प्रोसेस है, कोरेको प्रोसेस, और ये एक्रोमियन प्रोसेस। इन दोनों के बीच में ये जो लिगामेंट है ना, इसे अपन बोल देते हैं कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। तो ये कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट को इस प्रकार से प्रेजेंट है। तो स्कैपुला, अब ह्यूमरस बोन मेरी ऊपर से क्या डिसलोकेट नहीं हो पाती, क्योंकि ऊपर ये लिगामेंट आ जाता है, फर्दर स्टेबिलिटी बनाता है। तो कोरेको एक्रोमियल आर्च, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोरेको एक्रोमियल आर्च, ये अपने स्कैपुला में ऊपर की तरफ ये कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस होती है, जिसके कारण अपना ये जो हेड जो होता है अपने ह्यूमरस बोन का, वो ऊपर से डिसलोकेट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा यहाँ पे एक आर्च बन रहा है। सेकंड अपनी स्टेबिलिटी वाली पॉइंट होती है अपना रोटेटर कफ। अब सर ये रोटेटर कफ क्या होता है, अब देखो याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया था रोटेटर कफ, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। मैंने बोला था कि जब शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तो रिवाइज करवाऊंगा। अब होता क्या है, अपना यहाँ पे अपने स्कैपुला से कुछ बोन जो है, मेनली 4 बोन होती है, वो क्या करती है, स्कैपुला से ओरिजिन लेती है और उनके टेंडन क्या करते हैं, इस तरीके से ह्यूमरस बोन पे जाके चिपकते हैं। एक बोन आगे से लगी होगी, बाकी की बोन पीछे से लगी होती है,
बाकी की 4 बोन। तो ये चारों बोन कुछ इस तरीके से लगी होती है अपने स्कैपुला से, इनका इंसर्शन कहाँ होता है, अपने ह्यूमरस बोन पे होता है। तो उनकी फ्लैट टेंडेंस भी क्या अपने शोल्डर जॉइंट कैसे कवर कर लेती है, जिसके कारण फर्दर और एक्स्ट्रा शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे साइड में मैं आपको 3D मॉडल में भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये सारी मसल जो है मैं हाइड करूंगा, फिर आपको अच्छे से पूरा रोटेटर कब दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा आपके ये क्या प्रेजेंट है, ये अपना है शोल्डर जॉइंट। ये डेल्टॉइड मसल पे हटा देता हूँ तो आप क्लियरली देखो ये अपना है शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे ये अपना ह्यूमरस है और ये क्या है, ये अपना स्कैपुला प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये मसल है, इसका नाम है सब स्कैपुलारिस मसल। ये सब स्कैपुलारिस मसल का ओरिजिन कहां से हो रहा है, इस तरीके से स्कैपुला बोन पे हो रहा है और इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा है, अपना इस तरीके से ह्यूमरस बोन पे हो रहा है। तो इसकी जो टेंडन है अपने सब स्कैपुलारिस मसल की, ये शोल्डर मसल को कवर कर रही है। तो ये सब स्कैपुलारिस मसल है आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर में सुप्रा स्पाइनेटस है, नीचे में इंफ्रा स्पाइनेटस है और एक टेरिस माइनर मसल है। तो ये सारी मसल क्या कर रही है, अपने शोल्डर जॉइंट को पूरा कवर कर रही है चारों तरफ से। दैट इज व्हाई यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। फिर अपन आते हैं ग्लेनोइड लेब्रम पे। तो ग्लेनोइड लेब्रम बताने के लिए मुझे मसल हटानी पड़ेगी, सारे बुशास हटाने पड़ेंगे, फिर आपको दिखेगा ग्लेनोइड लेब्रम। इसको बोलते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लेनोइड लेब्रम? अपन ने क्या करा, ये जो ग्लेनोइड कैविटी है ना, ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ अपन ने कार्टिलेजियस रिम लगा दी। ये कार्टिलेज की एक रिम नहीं होती जो टायर के साइड में लगती है प्लास्टिक की, वैसे अपन ने क्या करा, अपने ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ एक कार्टिलेज की रिंग लगा दी। जिसके कारण क्या हुआ, पहले अगर वो इतना डीप था, अपने ग्लेनोइड कैविटी मान लीजिए अंदर की तरफ वो इतना डीप था, तो अब ग्लेनोइड कैविटी इतना डीप हो जाएगा, ज्यादा डीप हो जाएगा, क्योंकि अपन ने एक्स्ट्रा वॉल लगा दी। इसको अपन बोल देते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। सो अपना कोरेकोएक्रोमियल आर्च के कारण, रोटेटर कफ के कारण और अपने ग्लेनोइड लेब्रम के कारण अपना क्या होता है, फर्दर और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है अपने शोल्डर जॉइंट को। फिर जाते हैं आगे अपन बात करेंगे लिगामेंट्स पे। पूरी लिगामेंट्स में बात करते हैं शोल्डर जॉइंट पे कितने प्रकार के लिगामेंट होते हैं, तो उसको ना मैं डायरेक्टली आपको ना थ्योरी से पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले अपन आते हैं मेन लिगामेंट पहले देख लेते हैं, इसके कारण आपको क्या इजीली समझ में जाएगा। देखो अब शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले एक जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल पूरा आपको आइसोलेट करता हूं, ये आप देखिए आपको जॉइंट कैप्सूल दिख रहा होगा। तो शोल्डर जॉइंट में सबसे पहला जो एक लिगामेंट होता है उसे अपन बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिगामेंट? लिगामेंट का मतलब ये होता है एक बोन से बोन को जोड़ने वाले को स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लिगामेंट। मसल से बोन को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं टेंडन। लिगामेंट मतलब वो जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़े। अब ये सबसे बड़ा लिगामेंट जो है इसे अपन बोल देते हैं जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल क्या कर रहा है, अपने पूरे शोल्डर जॉइंट को चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो इसकी अटैचमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जॉइंट कैप्सूल की अटैचमेंट क्या होती है? जॉइंट कैप्सूल की अटैचमेंट जो है बहुत ही लूजली होती है, ज्यादा टाइट कर देंगे तो फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो जॉइंट कैप्सूल की जो अटैचमेंट है वेरी लूज है और ये बहुत ज्यादा फ्रीली मूवमेंट परमिट करती है। अगर अपन मीडियली बात करें तो आप खुद देख पा रहे हो मीडियली ये कहां पे अटैच है, जॉइंट कैप्सूल अपना अटैच होता है सुप्राग्लेनोइड टेंडन पे। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखिए अपना ह्यूमरस के ऊपर अपनी प्रेजेंट होती है ग्लेनोइड कैविटी। अपने ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं सुप्राग्लेनोइड टेंडन। अब सारे सुप्राग्लेनोइड टेंडन क्या है, अब देखो अब अपने बॉडी में मसल होती है जिसको हम बोलते हैं बाइसेप मसल। याद है जी हाँ, वही सल्लू भाई की जो ज्यादा बड़ी है बाइसेप मसल। अब बाइसेप मसल के दो हेड होते हैं, एक इसका होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। बाइसेप मसल का शॉर्ट हेड किस पे जुड़ता है, कोराकोइड प्रोसेस पे, और बाइसेप बोन का लॉन्ग हेड कहां पे जुड़ता है, अपना ये जो ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर ये ट्यूबरकल होता है उसको बोलते हैं सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, उस पे जुड़ता है। तो ये टेंडन को इस प्रकार से आता है और अपना ग्लेनोइड बोन के इधर सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे चिपक जाता है, फिर इसे अपन बोल सकते हैं सुप्राग्लेनोइड टेंडन। तो बाइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो एक टेंडन के कारण अपने यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर जुड़ता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे, उसी टेंडन को अपन बोल देते हैं सुप्राग्लेनोइड टेंडन। और मीडियली अगर अपन देखें पूरा जॉइंट कैप्सूल कहां पे अटैच होगा, अपना ग्लेनोइड कैविटी पे, ग्लेनोइड लेब्रम पे, साथ में ये तो टेंडन होती है ना सुप्राग्लेनोइड टेंडन, उस पे जुड़ा होता है, सुप्राग्लेनोइड टेंडन पे जुड़ा होता है मीडियली। फिर अपन बात करते हैं लेटरली कैसे जुड़ा होता है। तो आप खुद देखिए लेटरली ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन के एनाटॉमिकल नेक पे अपना जुड़ा होता है लेटरली। ये पूरा जॉइंट कैप्सूल लेटरली इस प्रकार से जुड़ा है। फिर अपन बात करते हैं इंटीरियरी। तो ये जो अपना जॉइंट कैप्सूल है ना, इसके इंटीरियर में कुछ ऐसे 4 लिगामेंट और आ जाते हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं सुपीरियर सबसे ऊपर वाला, इंफीरियर सबसे नीचे वाला और एक मिडल। सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट। इसका नाम ही चिक के बता रहा है। ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो ग्लेनोइड कैविटी से एक साइड से जुड़े हैं, दूसरी साइड से ये ह्यूमरस बोन पे जुड़े हैं। तो इंटीरियर में क्या होता है ना, जॉइंट कैप्सूल को फर्दर ये 3 लिगामेंट और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसको ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। मैं
आपको 3D में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बुशरास। ये अब इन बुशरास अपन आगे बढ़ेंगे। ये आप देखो, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये आपको दिख रहा है। ये टेंडन को मैं आपको अब आइसोलेट करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। ये जो टेंडन है ना, इसे अपन बोलते हैं बाइसेप ब्रेकाई की लॉन्ग हेड है, इसको अपन बोलेंगे सुप्राग्लेनोइड टेंडन। आप खुद देखो ये सुप्राग्लेनोइड टेंडन किस तरीके से अपना ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर एक यहाँ पे ट्यूबरकल होता है, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, वहां पे ये टेंडन अटैच हो रही है। इस प्रकार से दिख रहा है आपको, 3D में भी दिखाया मैंने। तो अपना जॉइंट कैप्सूल कैसे अटैच होता है, इस प्रकार से यूं मीडियल साइड में सुप्राग्लेनोइड टेंडन से जुड़ेगा और अपना ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ मैंने आपको पढ़ाया था एक रिम प्रेजेंट है ग्लेनोइड लेब्रम, उस पे यूं अटैच होगा। लेटरली ये अपना ये जो एनाटॉमिकल नेक होता है ना ह्यूमरस बोन का, लेटरली एनाटॉमिकल नेक से जुड़ेगा। फिर इसके आगे इंटीरियर में 3 ऐसे और लिगामेंट होते हैं। इन लिगामेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। अब ये जो ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट जो है, इनका काम क्या है, ये ग्लेनोइड कैविटी से जुड़े हुए होते हैं। कहां पे, ग्लेनोइड कैविटी से जुड़े होते हैं मीडियल साइड में, और लेटरल साइड में ह्यूमरस बोन से जुड़े हैं। दैट इज व्हाई इनका नाम है ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। जॉइंट कैप्सूल के आगे प्रेजेंट होते हैं, फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट कैप्सूल को आगे से। मैं आपको दिखा देता हूं 3D में एक बार, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये आप देखिए, दिखा आपको, दिस इज ग्लेनोह्यूमरल। ये अब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूं, कितने लोगों को दिखाई दे पा रहा है, अंधे नहीं है। अंदर की तरफ क्या है, ये जॉइंट कैप्सूल है। जॉइंट कैप्सूल के आगे ये कौन सा लिगामेंट है, ये ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, सबसे ऊपर वाला सुपीरियर। फिर एक मिडल में होता है मिडल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, और फिर होता है अपना इंफीरियर में इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। तो अपन ने ये 2 लिगामेंट देख लिए, एक जॉइंट कैप्सूल और एक ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। फिर अपन आते हैं अपने दूसरे लिगामेंट पे। दूसरे लिगामेंट का नाम है अपने कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। के नाम ही चिक के बता रहा है, जब अपने कोराकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक अटैच होगी, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए, ये जो लिगामेंट है ना, इसी का नाम अपना होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। दिख रहा है आपको, ये एक तरफ से कोराकोइड प्रोसेस से अटैच है, दूसरी तरफ से अपने ह्यूमरस बोन पे अटैच है। तो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट पे अपन आगे बढ़ते हैं। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट क्या होता है, तो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइब्रस टिश्यू होता है। ये कैसे जुड़ता है, अपनी एक तरफ से स्कैपुला की कोराकोइड प्रोसेस जुड़ा होता है इंटीरियर सरफेस पे, और दूसरी तरफ से ये अपना जो ग्रेडेड ये वाला है ग्रेडेड ट्यूबरकल, दूसरी तरफ से ये ह्यूमरस के ग्रेडेड ट्यूबरकल पे अटैच होता है। इस प्रकार से इसका नाम अपना होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। फिर अपन आते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट पे, कि सर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होता है। 3D में देखोगे ना तो इमेजिन भी कर पाओगे और याद भी रहेगा। देखो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है आपको। अब अपना ये जो ह्यूमरस बोन होती है उसमें 2 प्रकार के ट्यूबरकल होते हैं, एक ऐसा बड़ा सा उसको बोलेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, और एक छोटा सा इसको बोलेंगे लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक ऐसा ट्रांसवर्सल लिगामेंट प्रेजेंट होता है बेटा। इसी ट्रांसवर्स लिगामेंट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट बोला जाता है। एक तरीके से देखा जाए, ये ग्रेटर, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं क्लियरली, देखो ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल, इन दोनों के बीच में अपना क्या प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा सा, एक ग्रूव सा प्रेजेंट होता है। उस ग्रूव को अपन बोल देते हैं बाइसेपिटल ग्रूव। तो ये क्या करता है, अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट इसी बाइसेपिटल ग्रूव के ऊपर ऐसे अटैच होता है, एक ब्रिज जैसा बना रहा है, जिसके अंदर से अपना लॉन्ग हेड जो होता है ना बाइसेप ब्रेकाई का, उसकी टेंडन इसके अंदर से पास करती है और फिर यूं सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे जाकर अटैच हो जाती है। तो ये है अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो एक अपन ने देखा जॉइंट कैप्सूल, एक देखा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, एक देखा ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, फिर अपन ने देखा ट्रांसवर्स लिगामेंट। फिर यहाँ पे एक और लिगामेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्लेनोइड लेब्रम, मैं आपको एक बार और ग्लेनोइड लेब्रम दिखा देता हूँ। ग्लेनोइड लेब्रम दिखाने के लिए मुझे सारे लिगामेंट हाइड करने पड़ेंगे, तब आपको दिखेगा ग्लेनोइड लेब्रम। ये आइसोलेट करा मैंने, ये अब आपको दिख रहा होगा ग्लेनोइड लेब्रम। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्लेनोइड लेब्रम। दिखा आपको, ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ ये प्रेजेंट है। ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ, ये ग्लेनोइड कैविटी है मान लो, तो ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ ऐसी कार्टिलेजियस रिम होती है इस प्रकार की, उसी को अपन बोल देते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। एम आई क्लियर। फिर अपन आते हैं यहाँ पे एक और लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सेसरी लिगामेंट। ये जो कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट होता है ना, जो कोराकोइड प्रोसेस से एक्रोमियन तक रहता है, ये एक्चुअली में शोल्डर जॉइंट का मेन लिगामेंट नहीं है, डायरेक्टली शोल्डर जॉइंट पे अटैच नहीं है, बट ये लिगामेंट कुछ इस प्रकार से होता है, शोल्डर जॉइंट के ऊपर ही होता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये अपना एक्सेसरी लिगामेंट है। अब बात आ रही है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आपको हर लिगामेंट का नाम लिखना है, जॉइंट कैप्सूल, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ग्लेनोइड लेब्रम और एक्सेसरी लिगामेंट। हर लिगामेंट का नाम लिखा और साइड में इन लिगामेंट के अटैचमेंट भी आपको लिख के आने पड़ेंगे। रटेंगे तो भूल जाओगे, जैसे अपने समझ के 3D में पढ़ा तो ये याद रहेंगे। तो ये सारे अपने लिगामेंट होते हैं। अब इसको याद कैसे आप कर सकते हो, देखो याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जिंगल है मेरे पास। चाचा और चाची हमेशा ट्रेन होल्ड करके गाँव हाथ मिलाने गए। मतलब चाचा चाची ने क्या करा, ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक, ट्रेन की चेन खींच दी, ट्रेन को होल्ड करके गांव गए। क्यों, एक बिजनेस मीटिंग होगी भाई, उनकी खेत बेचना था, तो हाथ मिलाने गए। तो चाचा और से क्या आ जाएगा, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। चाची हमेशा
चाची हमेशा से आपको याद रहेगा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ट्रेन होल्ड करके गए, आपको याद रहेगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। गांव हाथ मिलाने से याद रहेगा ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। तो जिंगल है। देखो मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं, मेरा उद्देश्य आपको याद कराना। उसी मेहनत के साथ मैं काम करता हूँ। आपको कैसे याद रखना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब बताता हूँ। इसमें आपको डायग्राम भी कौन से बनाने हैं वो भी बताऊंगा, डरिए नहीं आप, सब पढ़ाया जाएगा जौहरी एमबीबीएस में। देन फिर अपने आते हैं बुरशा पे कि बुरशा क्या होते हैं। अब देखो बुरशा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखो अब होली है, होली में अपन क्या करते हैं, बलून लेते हैं, उसके अंदर पानी भर देते हैं। बलून लिया उसमें पानी भर दिया, एक थैली ली उसमें पानी भर दिया, थैली को बांध दिया। वैसे अपने बॉडी में बुरशास होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार की थैली होती है जिसमें पानी नहीं भरा होता, जिसमें भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो बुरशा जो है अपने स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक है, मतलब एक अपनी स्मॉल थैली है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि अपन जॉइंट के आसपास रख देते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन वगैरह जो है कम हो जाए। ठीक है, तो अपने शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट में अपने 3 मेन बुरशास प्रेजेंट होते हैं। एक को अपन बोल देते हैं सब एक्रोमियल बुरशा, इसका नाम ही चिक के बता रहा है, ये अपनी एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। अब मुझे आपको 3D में मैं सारे बुरशास दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये क्या है बेटा, ये मेरी क्लेविकल बोन है। ये सारे लिगामेंट जो है, ये क्या है बेटा अपना, ये अपनी स्कैपुला बोन है। मैं सारे लिगामेंट आपके लिए हाइड कर देता हूं तो आपको अच्छे दिखाई देगा। जब तक लिगामेंट हाइड नहीं करेंगे दिखाई नहीं देगा। ये देखो, ये दिखा आपको, कितने लोगों को दिखाई दे पा रहा है ग्रीन से। ये पतला सा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये अपना एक प्रकार का एक थैली है जिसमें फ्लूइड भरा है। कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड भरा है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इसका नाम क्या है, सब एक्रोमिनियल बुरशा। एम आई क्लियर। फिर अपना एक और होता है, उसको बोलते हैं सब स्कैपुलारिस बुरशा। सब स्कैपुलारिस बुरशा जो रहता है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आगे की तरफ। फिर अपना एक और होता है सब स्कैपुलारिस बुरशा, ये सब स्कैपुलारिस मसल के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर एक होता है इंफ्रास्पाइनेटस बुरशा, पीछे की तरफ जो स्पाइन होती है ना, उसके जैसे नीचे प्रेजेंट होता है बुरशा। एम आई क्लियर। तो मेन 3 बुरशास मैंने आपको बता दिए। बुरशास इज नथिंग, एक प्रकार की थैली है जिसमें पानी भरा है। कौन सा पानी, साइनोवियल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन कम करते हैं। अब बात अपन आते हैं अपनी मेन चीज पे, वो की है आर्टरी, कि भैया इसका आर्टरी सप्लाई कौन करेगा। तो आप लोगों को एक चीज क्लियरली बता दूं, अपन लोगों ने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी। एक्सिलरी आर्टरी क्या कर रही थी, सबसे पहले यहाँ पे अपनी होती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी अपने एक्सिला में आती है, उससे बोलने लगते हैं अपन फिर एक्सिलरी आर्टरी। तो अपने एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वही अपने स्कैपुला को ब्लड सप्लाई देती है। तो अपना एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है इंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये अपने क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा शोल्डर जॉइंट को। और एक होता है सुप्रास्कैपुलर वेसल एंड सबस्कैपुलर वेसल, ये भी अपना ब्लड सप्लाई देता है शोल्डर जॉइंट को। तो ये डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा, इंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सुप्रा और सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, फिर अपन आ गए नर्व सप्लाई पे। तो याद रखना है 3 मेन नर्व जो उसको नर्व सप्लाई देते हैं, उसका नाम है एएम में सूरज। याद रखना, सुबह सुबह एएम होती है, एएम में क्या उगता है, सुबह सुबह क्या उगता है, सूरज उगता है। तो ए से याद रखना एक्सिलरी नर्व, एम से याद रखना मस्कुलोक्यूटेनियन नर्व, एस से याद रखना सबस्कैपुलारिस नर्व। ये 3 नर्व शोल्डर जॉइंट को क्या करते हैं, नर्व सप्लाई देते हैं। देन फिर अपन आते हैं अपने अगले पार्ट पे, मूवमेंट्स पे। कितनी प्रकार की मूवमेंट होती है। सबसे पहले आपको ना मसल्स भी याद होनी चाहिए इनकी। याद रखना, अपना हाथ को ऐसा एब्डक्ट कराने में, मतलब बॉडी से दूर ले जाना, इस मूवमेंट को अपन बोल देते हैं एब्डक्शन। तो अपना शुरू में 0 से 15 डिग्री तक हाथ को एब्डक्ट कौन कराता है, अपनी एक मसल कराती है, उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। 0 से 15 डिग्री तक एब्डक्ट कौन कराता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर 15 डिग्री से 90 डिग्री तक अपने हाथ को एब्डक्ट कौन कराता है, अपनी डेल्टॉइड मसल। फिर अपनी 15 डिग्री से भी ऊपर एब्डक्ट कौन कराएगा, अपना ट्रेपेजियम मसल। तो एक तरीके से शोल्डर जॉइंट में क्या हो सकता है, शोल्डर जॉइंट की एक मूवमेंट है एब्डक्शन कराना। फिर वापस हाथ को बॉडी के पास लाना, इसको बोलते हैं एडक्शन, एडक्शन कराना। शोल्डर जॉइंट अपना ऐसे मूवमेंट कर सकता है, हाथ को आगे ले जाता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। बैक टू द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, उसके अलावा एक मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन, हाथ को पूरा पूरा घुमाना। मैंने आपको एब्डक्शन के मसल्स क्यों बताई, क्योंकि एग्जाम में वाइवा में पूछते हैं 0 डिग्री से 15 डिग्री, 15 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से ऊपर कौन सी मसल कराती है, इन पे एमसीक्यू आते हैं। सो मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, जो कि मैं पूरी एमबीबीएस निकाल के करके बैठा हूं। बेटा आप लोग नहीं निकाले ना, अभी मुझे टाइम हो चुका है करे हुए। सो दैट इज वाई मेरी बात सुना करो, मैं सारी चीज पढ़ के बैठा हूं। अब बात आती है रिलेशन की। रिलेशन का मतलब क्या है, शोल्डर जॉइंट के रिलेशन में पढ़ेंगे कि शोल्डर जॉइंट में है क्या क्या। देखो मतलब शोल्डर जॉइंट के ऊपर क्या है, शोल्डर जॉइंट के आगे क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर क्या है, सुपीरियर में। अब आप खुद देखो, ये अपना शोल्डर जॉइंट है। अब आप मुझे खुद देख के बताओ, डोरा डोरा देख के बताओ, शोल्डर जॉइंट के ऊपर, शोल्डर जॉइंट के सुपीरियर में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब, शोल्डर जॉइंट के ऊपर सर मुझे ये दिख रहा है बुशरा, सब एक्रोमियल बुशरा दिख रहा है। ठीक है, फिर मुझे एक्रोमियल आर्च और ये दिख रहा है एक्रोमियल आर्च, ये अपनी एक्रोमियल प्रोसेस दिख रही है, कोराकोइड प्रोसेस दिख रही है, तो कोराको एक्रोमियल आर्च मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे
शोल्डर जॉइंट के ऊपर क्या मिला सुपीरियर में, कोरेको एक्रोमियल आर्च, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस दोनों मिलके एक तरीके का आर्च बना रही है, उसको बोलेंगे कोरेको एक्रोमियल आर्च, साथ में सब एक्रोमियल बोस्ट्रा ये मिला। उसके अलावा दो मसल भी मिलती हैं, एक डेल्टॉइड मसल और एक सुप्रास्पाइनेटस मसल। इसको दिखाने के लिए मुझे ना मसल आपके लाना पड़ेगा, तो अब आप देखो ये जो मसल है ना इसका नाम है डेल्टॉइड मसल। अब आपको क्लियरली मैं ना बोन बनाता हूँ यहाँ पे, ये मेरी मान लो स्कैपुला है और ये मेरा है इस तरीके से, ये अपना ह्यूमरस का हेड है। तो आप खुद देखो ये शोल्डर जॉइंट के आगे शोल्डर जॉइंट के ऊपर सुपीरियर में कौन सी मसल आ रही है, सुपीरियर में अपनी एक मसल आ रही है, उसको बोलेंगे डेल्टॉइड मसल। ये डेल्टॉइड मसल जो रहती है ना इस पूरे शोल्डर जॉइंट को कवर करती है। शोल्डर जॉइंट के आगे भी प्रेजेंट होती है, शोल्डर जॉइंट के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, शोल्डर जॉइंट के पीछे भी प्रेजेंट होती है। तो ये डेल्टॉइड मसल जो है ये शोल्डर जॉइंट को चारों तरफ से घेर के रखती है, घेरा बना लेती है शोल्डर जॉइंट पे। ऐसा शोल्डर जॉइंट के आगे भी है, शोल्डर जॉइंट के पीछे भी है, शोल्डर जॉइंट के ऊपर भी है। तो शोल्डर जॉइंट के सुपीरियर में क्या प्रेजेंट है, शोल्डर जॉइंट के सुपीरियर में अपना प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड मसल, दूसरी अपनी सुप्रा स्पाइनेटस मसल। अभी ना 3D में देख लो ताकि अपन डायग्राम अच्छे से बना पाए। ये मैंने हाइड करा, अब आप देखो ये वाली जो मसल है ना, दिखिए आपको, व्हाट इज दिस, आप खुद देख पा रहे हो इस मसल का नाम है सुप्रा स्पाइनेटस। ये अपने ये जो स्पाइन होती है ना स्कैपुला की उसके ऊपर प्रेजेंट है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस मसल की टेंडन। तो अपने शोल्डर जॉइंट पे ऊपर सुपीरियर में तीन चीज आ रही हैं, ऐसे ही आपको याद रखना है, कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बुर्सा, डेल्टॉइड मसल और सुप्रा स्पाइनेटस मसल की टेंडन। ठीक है, फिर आते हैं इंफीरियर में, इसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, तो शोल्डर जॉइंट के नीचे से ऐसे एक नर्व पास करती है, उसको अपन बोल देते हैं एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व के साथ में एक आर्टरी भी ऐसे पास करती है, उस आर्टरी को अपन बोल देते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और एक अपनी मसल होती है अपने ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड। अब ये तो आपको 3D में दिखाना पड़ेगा ट्राइसेप मसल, तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको ट्राइसेप मसल ला देता हूँ, ये आप देखिए। तो ये पूरी की पूरी कौन सी मसल है बेटा, ये लंबी लंबी सी मसल है जिसको बोलते हैं अपन ट्राइसेप मसल। अब आप खुद देखो ये अपना शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के नीचे इंफीरियर में क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है लॉन्ग हेड, अपना प्रेजेंट है किसका, अपना ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड अपना पूरा प्रेजेंट होता है। तो ट्राइसेप मसल का अपना पूरा लॉन्ग हेड यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए तो इंफीरियर रिलेशन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इंटीरियर में, शोल्डर जॉइंट के इंटीरियर में क्या है, तो शोल्डर जॉइंट के आगे की तरफ यहाँ पे इंटीरियर में अपनी प्रेजेंट होती है सबस्कैपुलारिस मसल, कोरिकोब्रेकियालिस और अपने बाइसेप का शॉर्ट हेड। तीन मसल होती हैं, इन तीनों मसल को मैं आपको 3D में दिखा देता हूं। सबसे पहले डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल भी शोल्डर जॉइंट के इंटीरियर में प्रेजेंट है। इस डेल्टॉइड मसल को मैंने कर दिया हाइट। और डेल्टॉइड मसल के अलावा आप खुद देखो ये अपनी बाइसेप है, ये बाइसेप मसल का ये वाला शॉर्ट हेड है। आप देखो ये बाइसेप मसल का छोटा वाला हेड है, शॉर्ट हेड। मैं आपको नीले कलर से लेता हूं, ये बाइसेप मसल का छोटा वाला हेड है, शॉर्ट हेड। ये क्या कर रहा है, अपने शोल्डर जॉइंट के आगे आ रहा है, तो अपना बाइसेप मसल का शॉर्ट हेड शोल्डर जॉइंट के आगे आता है। उसके अलावा एक और मसल होती है, उसको बोलते हैं कोरेकोब्रेकियालिस मसल। ये कोरेकोइड प्रोसेस से बोन से जुड़ी है। कोरेकोब्रेकियालिस मसल एक तो फ्रंट में आ रहा है, फिर एक मसल होती है उसको बोलते हैं सबस्कैपुलारिस मसल। तो सबस्कैपुलारिस मसल भी देखो आपको शोल्डर जॉइंट के आगे आ रहा है इंटीरियर में। तो इंटीरियर में तीन मसल आ रही है, सबस्कैपुलारिस, कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। फिर पोस्टीरियर में देखते हैं शोल्डर जॉइंट के पीछे क्या आ रहा है, तो शोल्डर जॉइंट के पीछे एक लंबी सी मसल आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप खुद देख के बताओ मुझे, डोरा व्हाट इज दिस, दिस इज शोल्डर जॉइंट। आप खुद मुझे देख के बताएं शोल्डर जॉइंट के पीछे क्या आ रहा है, तो शोल्डर जॉइंट के पीछे एक अपनी बड़ी सी मसल आ रही है जो स्पाइन के नीचे है, इसको अपन बोलेंगे इंफ्रास्पाइनेटस मसल। दूसरी मसल को अपन बोल देते हैं टेरेस माइनर मसल, दिख रही नीचे प्रेजेंट है। तो ये दो मसल कैसे आ रही है, तो ये दो मसल अपना एक तरीके से देखा जाए शोल्डर जॉइंट के पीछे आ रही है पोस्टीरियर में। एम आई क्लियर, ये सारे मैंने आपको रिलेशन पढ़ा दिए। अब अपन बात करते हैं कैसे आप याद रखेंगे। देखो आपने 3D में देख लिए सारे रिलेशन, तो एक प्रकार से आपको याद हो गए, बट यहाँ पे आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं। नंबर आपको कब मिलते हैं, जब आप बना के आते हैं डायग्राम। तो याद रखना अब आपको ना पूरा एक डायग्राम बनाना है, और जौहरी एमबीएस पूरी मेहनत करता है। अभी लाइट चली गई मेरे यहाँ, एसी बंद हो गया, बहुत तेज गर्मी लग रही है, फिर भी मैंने क्या करा, मैंने बहाने नहीं मारे, लाइट आएगी फिर बनाऊंगा। मैंने मेरा कोट उतार दिया, स्लीव ऊपर कर दी, फिर भी बना रहा हूँ। ऐसा सच लाइफ में होता है, लाइफ में मुश्किलें आपको हैंडल करना आना चाहिए। तरीका बदल दो काम करने का, ऐसे ही पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा। वी आर मैन्स, कुछ चीजें अपन को करनी पड़ेगी। अगर आप मैन नहीं हो, अगर आप लड़की भी हो, तो आप लोगों को भी अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये वाला डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको याद करवा दूंगा 5 मिनट में। पहले बात आती है सर क्रॉस सेक्शन क्या है। ये सबसे पहले ना आधी मेहनत वही खत्म हो जाती है जब आपको क्रॉस सेक्शन मालूम चल जाता है। जी आप देखो ये अपना शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट को अभी अपन देख रहे हैं आगे से इंटीरियर में। एम आई क्लियर। अगर मैं आपको ये वाली बोन हाइड कर दूं और शोल्डर जॉइंट को आपको ऐसे दिखाऊं साइड व्यू से इस तरीके से, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। एम आई क्लियर। ये देखो ये अपन क्या कर रहे हैं, शोल्डर को ऐसे देख रहे हैं आगे से इंटीरियर में, अब शोल्डर जॉइंट को अपन ऐसे देख रहे हैं टेढ़ा करके इस एंगल में, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, बीच में ये है ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी के आगे क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोराकोइड प्रोसेस। ऊपर क्या है, एक्रोमियन आर्च, ऊपर क्या है, एक्रोमियन आर्च।
ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब एक मसल होती है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल पूरे में रहती है, अपना शोल्डर जॉइंट के आगे इंटीरियर में भी रहेगी, शोल्डर जॉइंट के ऐसे पीछे भी रहेगी। डेल्टॉइड मसल शोल्डर जॉइंट के इंटीरियर में, सुपीरियर में, पोस्टीरियर में, पूरे में ऐसी डेल्टॉइड मसल रहती है इस प्रकार से, डेल्टॉइड मसल। तो मैंने डेल्टॉइड मसल बना दी, ठीक है। फिर सबसे आगे अगर मैं अब अपन को ना डायग्राम के जरिए अपन समझते हैं आपको बनाना कैसा, यूनिवर्सिटी में डायग्राम कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनानी इस तरीके से ग्लेनोइड कैविटी। ये ग्लेनोइड कैविटी बनाई, ठीक है। फिर अपन ने बनाया कोरोकॉइड प्रोसेस और ये अपन ने बनाई एक्रोमियन प्रोसेस। ये बनाई अपन ने कोरोकॉइड एक्रोमियन प्रोसेस। इन दोनों के बीच में एक ऐसा लिगामेंट बना देना, उसे बोलेंगे कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। एम आई क्लियर? और ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ इस तरीके से एक बना लेना जॉइंट कैप्सूल। तो इस तरीके से अपन ने बना लिया एक जॉइंट कैप्सूल। तो अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब बात आ रही है मसल बनाने की। अब मसल बनाना है। अब आपने ये बना लिया, मसल बनाएंगे। ये आगे वाला इंटीरियर साइड है, पीछे वाला पोस्टीरियर साइड है। मैं आपको 3D में सारे दिखा चुका हूं। पहले अपन क्या करेंगे, डेल्टॉइड मसल बनाएंगे, जो आगे भी आ रहा है, सुपीरियर में भी आ रहा है, और डेल्टॉइड मसल ऐसे पीछे भी आ रहा है। सबसे पहले अपन ने बनाई डेल्टॉइड मसल। फिर आपको खुद पता है अपने शोल्डर जॉइंट में आगे की तरफ ऐसी एक मसल अटैच होती है, यूं। इस मसल को क्या बोलते हैं, सब स्कैपुलारिस मसल। जो स्कैपुला से ओरिजिन ले रही है, ह्यूमरस में खत्म हो रही है, सब स्कैपुलारिस मसल। तो इंटीरियर में होती है सब स्कैपुलारिस मसल, अपन ने वो बना दी। और मेरे सीने में ये कौन सी मसल है, सबसे बड़ी मसल, यहाँ पे गए सब स्कैपुलारिस मसल। और मेरे सीने में ये सबसे बड़ी मेरी मसल कौन सी है, साइड में आपको इमेज में दिख पा रही होगी। इस मसल को अपन बोलेंगे पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल मैंने बना ली। तो आप खुद देखो, आप देख के रिलेशन बता दूंगे। शोल्डर जॉइंट के आगे इंटीरियर में क्या आ रहा है, डेल्टॉइड मसल, सब स्कैपुलारिस मसल और अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल। देखा कितना आसान है। अब इसके आगे देखते हैं सुपीरियर में, ऊपर की तरफ क्या है। ऊपर की तरफ इसमें ये है एक्रोमियन आर्च, कोराकॉइड प्रोसेस और अपनी एक मसल उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। आपको साइड में इमेज भी दिख रही है। और अपना एक बुशरा जो एक्रोमियन प्रोसेस नीचे की तरफ रहता है, सब एक्रोमियन बुशरा। एम आई क्लियर? अब पीछे आते हैं पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में डेल्टॉइड मसल है। उसके अलावा पीछे और कौन कौन सी मसल होती है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से मसल ले आऊं तो आपको दिखाई देगा। डेल्टॉइड मसल मैंने हटा दी। शोल्डर जॉइंट के पीछे अपनी एक मसल होती है इंफ्रास्पाइनेटस और एक टेरिस माइनर मसल। तो अपन क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट के पीछे अपन एक मसल बना लेंगे, ये डेल्टॉइड बनाई। उसके नीचे अपनी प्रेजेंट है इंफ्रास्पाइनेटस और अपनी प्रेजेंट है एक टेरिस माइनर मसल। ये इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर रिलेशन बना दिए। शोल्डर जॉइंट के नीचे क्या प्रेजेंट है, नीचे शोल्डर जॉइंट में आप देखो ये अपनी है ट्राइसेप मसल और ये है टेरिस मेजर मसल। तो नीचे की तरफ यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, ये ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड बनाएंगे और ये है अपनी टेरिस मेजर मसल बना देंगे इस तरीके से नीचे की तरफ। सो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना है। ग्लेनोइड में एक बार और आपको दिखा देता हूं। ग्लेनोइड कैविटी बनाई, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन बनाई, फिर उनसे मसल अटैच कर देना। इंटीरियर में इतनी मसल है, इंटीरियर की, पोस्टीरियर की, सुपीरियर की, इंफीरियर की, ठीक है। इंफीरियर में 2 मसल है, अपना टेरिस मेजर और ट्राइसेप का लॉन्ग हेड। ऊपर अपनी एक मसल है सब स्कैपुलारिस और एक डेल्टॉइड मसल। तो इंटीरियर सुपीरियर के रिलेशन तो ये होगा। आगे की तरफ अपनी डेल्टॉइड मसल है, पेक्टोरालिस मेजर है और सब स्कैपुलारिस मसल है। पीछे की तरफ डेल्टॉइड है, इंफ्रास्पाइनेटस है और एक अपनी टेरिस माइनर मसल है, ये पीछे की तरफ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप बिना रटे इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर सारे रिलेशन लिख के आ सकते हो। अब बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। जैसे मैंने मेरे नोट्स में लिखा है ना, आपको हेडिंग डाल के लिखना है। सबसे पहले आप टाइप लिखना, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस लिखना, सारे लिगामेंट आप लिखना, फिर बुशरास लिखना, नाम, ब्लड सप्लाई के नाम, नर्व सप्लाई के नाम, मूवमेंट्स के नाम, फिर रिलेशन के हेडिंग डाल के सारे रिलेशन के नाम लिख देना। एक ये डायग्राम बनेगा रिलेशन का। उसके अलावा एक ये 2 डायग्राम बनेंगे। ये दोनों डायग्राम जो है लिगामेंट के डायग्राम है। ये वाला डायग्राम भी बनेगा, ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेस बना रहा है। इसको कैसे बनाना है डायग्राम को, ये देखो, ये स्कैपुला है और ये अपनी ह्यूमरस है। पहले ये बना देना। ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेस अपन दिखा रहे हैं और ये इन दोनों के बीच में था जॉइंट कैप्सूल दिखा देना। इन दोनों के ऊपर कौन सी सुप्रास्पाइनेटस मसल बना दी है और पीछे की तरफ डेल्टॉइड बना रहा है। तो इस प्रकार से बनेगा इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस का एक डायग्राम। तो टोटल इसमें कितने डायग्राम बनेंगे, एक ये रिलेशन का डायग्राम, दूसरा आर्टिकुलेटिंग सर्फेस का डायग्राम, तीसरा ये वाला डायग्राम जो कि इसके लिगामेंट का डायग्राम है, ठीक है। बड़े आराम से ये वाला डायग्राम भी बन जाएगा। बनाने का तरीका क्या है, आपने पहले स्कैपुला बनाई, उसकी कोराकॉइड प्रोसेस बनाई, एक्रोमियन प्रोसेस बनाई, फिर आपने इस तरीके से बना लिया ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में सबसे पहला लिगामेंट बना देना ट्रांसवर्स लिगामेंट। एक अपना बनाना इस तरीके से कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। एक कोराकॉइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक का एक लिगामेंट बना देना और एक जॉइंट कैप्सूल ऐसे बना देना इस प्रकार से। तो ऐसे सारे लिगामेंट बन जाएंगे। देन अब अपन आते हैं अपने तीसरे टॉपिक। अब अपन आते हैं केस स्टडी। पहले पढ़ लेते हैं कि यार एक केस स्टडी कैसी थी, मतलब किस तरीके से आपको मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आएगा। केस स्टडी देख लेते हैं। देखो केस स्टडी भी ना इतनी कुछ खास मुश्किल होती नहीं है, बस आप लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको ना हर क्वेश्चन में केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो अब आप लोगों से ना बड़े आराम से सॉल्व होंगी। प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है भाई, सीधी बात है। अब एक फुटबॉल प्लेयर है, उसमें साफ लिखा है कि उसका राइट शोल्डर डिसलोकेट हो गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसलोकेट, मतलब ह्यूमरस जो है ग्लेनोइड कैविटी से ऐसे हट गई, इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेट हुआ, वाज रिड्यूस। अब क्या हुआ, इसका डिसलोकेशन जो है सर्जन ने वहां पे ठीक कर दिया, नॉर्मल कर दिया, ठीक है। एनेस्थीसिया वगैरह देके ठीक कर दिया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, ठीक है। इसको कॉलर में सपोर्ट लगा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। सबसिक्वेंटली एन ऑर्थोपेडिक सर्जन नोटिस दैट द राइट शोल्डर वाज लेस प्रोमिनेंट देन द लेफ्ट। अब
एक बंदे ने, सर्जन ने एक चीज ध्यान दी, उसका लेफ्ट शोल्डर बढ़िया ऊपर है, राइट शोल्डर थोड़ा नीचे, पुष्पा भाव, मतलब सामने वाला क्या बन गया, पुष्पा भाव की तरह बन गया भाई। द प्लेयर वॉज फाइंडिंग डिफिकल्टी टू एबडक्ट द, अब ध्यान दिया तो प्लेयर ने अपने हाथ को ऐसे एबडक्ट नहीं कर पा रहा था। अब इस नॉलेज के आधार पर अब आप आंसर बताइए। पहला आंसर कौन सा ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट, टाई, वाइडोग्रेनिक सरफेस, लिगामेंट बताइए, रिलेशन बताइए। अब आप ये बताइए सामने वाले बंदे को क्या हो गया, ये पूछा उसने, अब आप खुद बताओ हुआ क्या। अब यहाँ पे हुआ क्या मेरे भाई, ये जैसे डिसलोकेशन हुआ था ना शोल्डर ज्वाइंट का, उसके कारण क्या हुआ, अपनी एक नर्व होती है उसको हम बोल देते हैं एक्सिलरी नर्व, वो डैमेज हो गई। एक्सिलरी नर्व क्या करती है, अपनी बड़ी मसल डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी नर्व में डैमेज हो गया तो डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही, जिसके कारण सामने वाला आदमी जो है अपना हाथ से एबडक्ट नहीं कर पा रहा 15 डिग्री से इस तरीके से 90 डिग्री तक। तो ये केस स्टडी थी, इस प्रकार से आता है शोल्डर ज्वाइंट की डिसलोकेशन के ऊपर अपन ने केस स्टडी देखी। आपको 1000 लोग एनाटॉमी पढ़ाएंगे लेकिन ऐसे क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए कोई नहीं पढ़ाएगा, अकेला मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। फिर अपने आते हैं अपने दूसरी केस स्टडी पे, अपन क्लिनिकल एनाटॉमी पे जाते हैं मेनली। एक क्लिनिकल एनाटॉमी है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ज्वाइंट कैप्सूल जो है वो थोड़ा साइज में श्रिंक हो जाता है। मेनली जब अपन बूढ़े हो जाते हैं ना 40 से 60 साल की उम्र में, तो जो ज्वाइंट कैप्सूल होता है शोल्डर ज्वाइंट का वो हल्का सा श्रिंक कर जाता है, इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। एक और इसका नाम है एडेसिव कैप्सूलाइटिस, इसका दूसरा नाम है, बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि ज्वाइंट कैप्सूल थोड़ा सिकुड़ गया तो आपको शोल्डर में बहुत ही पेन होगा और मूवमेंट अपन लिमिटेड कर पाएंगे, फ्रोजन शोल्डर है। फिर रोटेटर कफ के डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी कारण से अपनी जो भी मसल रोटेटर कफ बनाती है उन मसल के लिगामेंट में टियर हो गया या फिर इंफ्लेमेशन हो गया, इसको अपन रोटेटर कफ का अपन डिसऑर्डर बोलते हैं। और शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन तो मैंने आपको बताया। ये आप देखो, आप क्लियर देख पा रहे हो, एडेसिव कैप्सूलाइटिस में क्या हुआ, अपना ये जो जॉइंट कैप्सूल है वो श्रिंक हो गया, जिसके कारण बहुत ही पेन होता है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। एक और बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं बुर्साइटिस। बुर्साइटिस बीमारी के अंदर क्या होते हैं, जो भी अपने बुर्सास प्रेजेंट होते हैं अपने शोल्डर जॉइंट में, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो साइज में बड़े हो जाते हैं। चलो ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एनाटॉमी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ 30 दिन में पूरी एनाटॉमी मेरे ऐप पर एनाटॉमी चैंपियंस कोर्स में मैं खत्म करवा ही रहा हूँ। फिजियोलॉजी में इससे अच्छी पढ़ाता हूँ, वो भी मैं आपको खत्म करवा दूंगा 20 दिन में फिजियोलॉजी एआई वीडियो के साथ। बहुत जल्द मेरा कोर्स आएगा। फिजियोलॉजी भी मुझसे ही पढ़े, बायोकेमिस्ट्री भी मुझसे ही पढ़े, पूरे एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो। मुझसे अच्छा कोई एमबीबीएस पढ़ा नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। खुद में अहंकार नहीं है, खुद का है कॉन्फिडेंस। देन जो अपना अगला टॉपिक है वो है अपना एल्बो ज्वाइंट। सेम ये भी लॉन्ग में आता है पूरा। देन अपन पहले समझ लेते हैं कि एल्बो ज्वाइंट है क्या, क्योंकि जब आप एल्बो ज्वाइंट समझ लेंगे फिर अपन इसकी जब क्लिनिकल एनाटॉमी का पूरा केस स्टडी पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एल्बो ज्वाइंट कौन सा होता है, ये वाला ज्वाइंट मेरा हाथ का दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस, ये एल्बो ज्वाइंट है। तो मेरा एल्बो ज्वाइंट किन बोन से मिलके बनता है, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर की तरफ मेरी कौन सी बोन रहती है, इस प्रकार से रहती है ह्यूमरस। मैं मैडम पे आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताता हूँ। ये देखो आप, ये अपनी मैडम है, मैडम के यहाँ पे ऊपर अपने लगा कौन सी बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। यहाँ पे अपनी दो और बोन होती है, एक का नाम होता है रेडियल, दूसरी का नाम होता है अल्ना। अल्ना बोन कहाँ पे रहती है, अपने मीडियल साइड में रहती है कुछ इस प्रकार से, अल्ना बोन, और रेडियस बोन कुछ इस प्रकार से रहती है। तो तीन बोन मिला के अपना क्या बनाता है, अपना इस प्रकार से एल्बो ज्वाइंट बनाते हैं। अब एल्बो ज्वाइंट को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको और अच्छे से एक बार डेमोस्ट्रेट करने पड़ेंगे सारे फीचर, यार ह्यूमरस में क्या फीचर होते हैं, रेडियस अल्ना में क्या फीचर है। तो पहले अगर आप यहाँ पे मेरी बोन देख पा रहे हो ना बेटा, ये अपनी है ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन में क्या होता है ना, नीचे की तरफ दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती है। एक कॉन्डाइल को अपन बोलते हैं कैपिचुलम, दूसरी कॉन्डाइल को अपन बोलते हैं ट्रोक्लिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं आपको पेन से ड्रॉ करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कॉन्डाइल है ना, ये कॉन्डाइल अपने लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, नीचे इसमें ऐसी रेडियस बोन प्रेजेंट होती है। इस कॉन्डाइल को अपन बोलते हैं कैपिचुलम, और उसके बगल में जो कॉन्डाइल है इस कॉन्डाइल को अपन बोलते हैं ट्रोक्लिया। इसमें पूरा इस तरीके से अपनी अल्ना बोन जो है आके जुड़ती है। तो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन में अपने दोनों कॉन्डाइल्स देख ली। फिर इन दोनों कॉन्डाइल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये दोनों कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर की तरफ है, तो अपन बोलते हैं एपिकॉन्डाइल। लेटरल में ये है लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल में ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल। एम आई क्लियर? देन एक और चीज ध्यान दो, ये जो कॉन्डाइल्स हैं इनके ऊपर आपको एक थोड़ा सा ना फोसा दिख रहा होगा। फोसा मतलब गड्ढा, डिप्रेशन, एक डिप्रेशन से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है ना, इस डिप्रेशन को अपन बोल देते हैं रेडियल फोसा। क्यों? यहाँ पे रेडियल बोन आर्टिकुलेट होती है। तो याद रखना, ये जो अपनी कॉन्डाइल है कैपिचुलम, इस कैपिचुलम कॉन्डाइल के ऊपर ये जो फोसा होता है इसे अपन बोल देते हैं रेडियल फोसा। और ये जो अपनी ट्रोक्लियर कॉन्डाइल है इसके ऊपर ये जो फोसा दिख रहा है इसे अपन बोल देते हैं कोरोनॉइड फोसा। यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस जो है अपनी अल्ना की वो आगे जुड़ती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कॉन्डाइल आपस में जुड़ रही है। फिर अपन पीछे की तरफ देखते हैं। जब अपन हमने ह्यूमरस बोन को पीछे देखेंगे तो ह्यूमरस बोन के पीछे भी आपको एक फोसा दिखता है, इसको अपन बोल देते हैं ओलेकोरॉन फोसा। एम आई क्लियर? ये सारे मैंने आपको ना फीचर्स बता दिए अपने ह्यूमरस बोन के। देन फिर अपन देखते हैं अपनी अल्ना बोन को। तो ये अपनी पूरी अल्ना बोन होती है। अल्ना बोन कुछ इस प्रकार से रहती है। देखिए आपको अल्ना बोन का हेड जो रहता है ना, वहां पे आपको दो प्रोसेसेस दिखती है। अल्ना बोन में एक बड़ी सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओलेकोरॉन प्रोसेस। ये पोस्टीरियर में होती है, पीछे की तरफ। अगर मैं मेरी बोन में आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको क्लियर दिख पा रहा होगा
यहाँ पे पीछे की तरफ अल्ना बोन में एक प्रोसेस है, उसको हम बोल देते हैं ओलेग्रॉन प्रोसेस, और आगे की तरफ में एक लंबी सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। दिख रही है? और यहाँ पे अल्ना में एक नॉच सा बन रहा है, इस नॉच को अपन बोल देते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। एम आई क्लियर? कितने लोगों को दिखा है ट्रॉक्लियर नॉच? याद देखो, कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये तो मैंने अभी लाल कलर से आपको हाईलाइट करा है। पीछे की तरफ ये जो प्रोसेस है इसको अपन ओलेग्रॉन प्रोसेस बोलते हैं, और ये जो पूरा नॉच है ना इसे अपन ट्रॉक्लियर नॉच बोलते हैं। सेम अल्ना के इस साइड लेटरल साइड में एक और नॉच होता है, वो होता है रेडियल नॉच, जहाँ पे रेडियल बोन जो है अपनी आगे जुड़ती है। देन अब आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो अब अपन आते हैं आर्टिकुलर सरफेस पे। एल्बो जॉइंट किन किन बोन से मिलकर बनता है? अपनी ह्यूमरस बोन और अपनी एक अल्ना बोन और अपनी रेडियस बोन, इन तीन बोन के मिलने से मेरा ये एल्बो जॉइंट बनता है। अब यहाँ पे अगर आप क्लियर दो, ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ना, ये इस एल्बो जॉइंट में आके ऐसा आर्टिकुलेट होती है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको पूरा बोन का मेरे पास मॉडल है, उसमें दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा अपना एल्बो जॉइंट है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटुलम कॉन्डाइल, ये अपनी ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल है। ये अपनी कैपिटुलम के ऊपर ये जो फोसा दिख रहा है ये रेडियल फोसा है, और अपनी ट्रॉक्लियर के ऊपर ये जो फोसा दिख रहा है व्हाट इज दिस? दिस इज कोरोनॉइड फोसा। अब मैं क्या एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करता हूँ, तो जैसे ही मेरा एल्बो जॉइंट ऐसे फ्लेक्स करेगा, आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो फोसा है कैपिटुलम के ऊपर, ये जो फोसा है यहाँ पे रेडियस बोन आ जाएगी, और ये जो ट्रॉक्लियर नॉच है उसके ऊपर ये जो फोसा है जिसको अपन कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं, उसके अंदर ये अल्ना की कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो ऐसा इसके अंदर आर्टिकुलेट कर जाएगा। ये आप देखो कुछ इस प्रकार से दिखा, आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये जो फोसा है ओलेग्रॉन फोसा, यहाँ पे अपना ये तो अपना फोसा है कोरोनॉइड फोसा, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस जो अल्ना की वो देखो इस तरीके से यूं आर्टिकुलेट कर रही है, उसके अंदर समा रही है। और ये रेडियल फोसा में रेडियल बोन अपनी ऐसे यूं आ रही है। देन सेम अपन पीछे की तरफ देखते हैं, तो पीछे की तरफ अपन को क्या मिल रहा था? एक फोसा मिल रहा था। ये कौन सा फोसा है? ये अपना ओलेग्रॉन फोसा है। तो जब एल्बो जॉइंट इस प्रकार से यू फ्लेक्स होता है, तो ये अपना ओलेग्रॉन फोसा में ये ओलेग्रॉन प्रोसेस जो अल्ना की वो आर्टिकुलेट नहीं करती। जब अपना एल्बो जॉइंट इस तरीके का होता है, तो पूरा एक्सटेंडेड होता है, तो ये अपना ओलेग्रॉन प्रोसेस जो है एज ए हुक की तरह ये अपने ओलेग्रॉन फोसा में जो ह्यूमरस में उसमें ऐसे आर्टिकुलेट हो जाता है। तो पोस्टीरियर में आप खुद देख पा रहे हो, ये ओलेग्रॉन फोसा में ये ओलेग्रॉन प्रोसेस जो अल्ना की वैसे देखो आर्टिकुलेट हो रही है। और आगे की तरफ मैंने आपको क्या बताया था, आगे की तरफ अगर आप देखें ये अपना फ्लेक्स कंडीशन में ये कोरोनॉइड प्रोसेस जो है कोरोनॉइड फोसा में से यूं आर्टिकुलेट होती है। पूरा मैंने आपको इस तरीके से एल्बो जॉइंट ऐसा बता दिया। तो पूरा मैंने आपको ना बोन्स पे डेमोस्ट्रेट करके बता दिया है। देन अब अपन आते हैं अपने आगे की तरफ, ये अपने देख ली आर्टिकुलर सरफेस। अब बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लिखेंगे? तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टाइप। मैंने हर बार आपको बताया है ज्वाइंट्स में पहले लिखना पड़ता है टाइप। तो किस प्रकार का टाइप है बताओ, कौन सा टाइप है? मैंने हर बार आपको बोला है ज्वाइंट को कैसे लिखना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है टाइप। तो किस प्रकार का टाइप है याद रखना, ये एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, ये कौन सी वैरायटी है साइनोवियल जॉइंट की? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब जो एक ही प्लेन में ऐसा मूवमेंट करे उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि एक दरवाजा नहीं होता गेट अपन कैसे खोलते हैं, या तो अंदर या बाहर, सेम एल्बो जॉइंट भी इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकती है, तो फ्लेक्स होगी या एक्सटेंड होगी। तो ये साइनोवियल जॉइंट है, अपना हिंज जॉइंट वैरायटी का होता है। किन किन के बीच में बनता है? अपना ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में, ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में बनता है ये, और अपना रेडियस और अल्ना बोन के अपर एंड के बीच में बनता है। देन अब अपन देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसे लिखना है? आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आर्टिकुलेटिंग सरफेस को इस प्रकार से लिखनी पड़ती है, अपर और एक लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में क्या आ रहा है? अपनी एक होती है कैपिटुलम और ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल, जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करूं ये इस प्रकार से रहता है, देख रहे हो आप, इस प्रकार से रहता है। तो अपने लेटरल साइड में क्या रहती है? अपनी कैपिटुलम कॉन्डाइल होती है, और मीडियल साइड में अपनी क्या होती है? इस तरीके से ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल होती है। फिर एक होता है कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा जस्ट ऊपर ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल के ऊपर आता है, जिसके अंदर क्या अपना जब अपन इस तरीके से एल्बो यूं करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस जो होती है ना अल्ना बोन की, ये अल्ना बोन की कोरोनॉइड प्रोसेस वो इस फोसा के अंदर यूं आर्टिकुलेट हो जाती है। फिर एक अपना होता है रेडियल फोसा, यहाँ पे कैपिटुलम कॉन्डाइल के ऊपर। रेडियल फोसा कैपिटुलम कॉन्डाइल के ऊपर है, इसके अंदर क्या अपना आर्टिकुलेट होता है? जब अपन ऐसे एल्बो करते हैं तो इस फोसा में अपनी ये रेडियस बोन का हेड जो है आर्टिकुलेट कर जाता है। फिर अपन आते हैं लोअर साइड। लोअर साइड में देखें तो क्या होता है? लोअर साइड में कैपिटुलम कॉन्डाइल से ऐसा अपनी रेडियस बोन अटैच होती है, और यहाँ पे अपना पूरा प्रेजेंट होता है ट्रॉक्लियर नॉच। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए, आपको क्लियर दिख पा रहा होगा ये क्या है? अल्ना बोन है। मैंने अल्ना बोन बताया था ना, एक प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे ओलेग्रॉन प्रोसेस, आगे की तरफ एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस के कारण अल्ना बोन में यहाँ पे पूरा नॉच मिलता है ऐसा, इस नॉच को अपन बोल देते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। तो इस ट्रॉक्लियर नॉच में पूरा अपना अल्ना जो है आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया कॉन्डाइल के साथ। तो यहाँ पे देखो ट्रॉक्लियर नॉच जो है अल्ना की, वो अपनी ह्यूमरस की जो कॉन्डाइल होती है ना ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल, उसके अंदर यूं आर्टिकुलेट कर जाता है इस प्रकार से। तो ये इसकी पूरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गई। अब बच्चे समझ नहीं पाते, क्यों? वो बोन के बेसिक उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी कॉन्डाइल होती है, कौन सी एपिकॉन्डाइल होती है। सो अपन लोग क्या बेसिक से चलते हैं। इस कोर्स का नाम भी क्रैश कोर्स नहीं है, ये फुल कोर्स है, आपको जीरो से हीरो बनाने वाला कोर्स है एनाटॉमी में। तो अपन ने ऐसे करके इसके पूरे सरफेस पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी सरफेस और मैंने डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से दिखाई है। देन अब अपन आते हैं लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स इसका वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 3 लिगामेंट होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सारे लिगामेंट बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है
है ना अपना एक लिगामेंट जो है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, उस लिगामेंट का नाम होता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट किस तरीके से रहता है, अपने रेडियस बोन के हेड से अटैचमेंट होती है इसकी एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये अपना ऊपर की तरफ से किससे अटैच होता है, ये अपना लेटरल एपिकोंडाइल पे अटैच होता है। ये पहला अपना लिगामेंट है। दूसरे लिगामेंट को अपन बोल देते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी सेम अल्ना के हेड से अटैच होगा नीचे से, और सुपीरियर में ये अटैच होता है अपना मीडियल एपिकोंडाइल में। ये दो कोलेटरल लिगामेंट हो गए। उसके अलावा इस पूरे जॉइंट को चारों तरफ से एक लिगामेंट रहता है, उसको अपन बोल देते हैं जॉइंट कैप्सूल। पूरा एक लिगामेंट क्रॉस करता है, उसको अपन बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो अब मैं ना आपको 3D में सारे के सारे लिगामेंट दिखाता हूं। देन अब सबसे पहले अपन देखते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो अब आपको क्लियर दिख पा रहा होगा, दिस इज नोन एज जॉइंट कैप्सूल। दिखा, अपने पूरे एल्बो जॉइंट को एक लिगामेंट जो है पूरा कवर करता है आगे से पीछे तक। इसी लिगामेंट को अपन बोलते हैं इस प्रकार से, जो लिगामेंट है इसे बोलते हैं अपन जॉइंट कैप्सूल। अब जॉइंट कैप्सूल की मैं आपको ना पहले अटैचमेंट दिखाता हूं। आपको लिगामेंट के याद होने चाहिए और अटैचमेंट याद होने चाहिए कैसे अटैच होगा। तो ये जॉइंट कैप्सूल कैसे अटैच हो रहा है, सुपीरियर में। आप खुद देख पा रहे हो, ये ह्यूमरस बोन का लोअर एंड है। तो सुपीरियर में अगर अपन देखें जॉइंट कैप्सूल कैसे अटैच है, अपना ह्यूमरस बोन के लोअर एंड पे अपना अटैच होता है। तो सुपीरियर में जॉइंट कैप्सूल ह्यूमरस बोन के लोअर एंड पे अटैच होता है। फिर अपन आते हैं इंफीरियर में, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दो पार्ट हो गए, एक इंफीरियो मीडियल में और एक इंफीरियो लेटरल। इंफीरियो मीडियल मतलब ये वाला हिस्सा, नीचे भी और मीडियल में भी है। तो इंफीरियो मीडियल में ये जॉइंट लिगामेंट कहां पे अटैच होता है, जो अल्ना का ये जो अपना पूरा ट्रॉक्लियर नॉच वाला हिस्सा होता है ना, वो वहां पे अटैच होता है। और नीचे और लेटरल में, इंफीरियो लेटरल उसे बोलेंगे, इंफीरियो लेटरल में कैसे अटैच होता है, अपना एंगुलर लिगामेंट पे अटैच होता है। जॉइंट कैप्सूल इंफीरियो लेटरल में एंगुलर लिगामेंट पे अटैच होता है। अब तो बोलोगे सर ये एंगुलर लिगामेंट क्या होता है, सर आपने तो हमें बताया ही नहीं था, ये तो धोखेबाजी हो गई। धोखेबाजी नहीं हुई, ये एंगुलर लिगामेंट ना अपना एल्बो जॉइंट का पार्ट नहीं है, पार्ट होता है रेडियो अल्नर जॉइंट का। मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज नोन एज एंगुलर लिगामेंट। दिख रहा है आपको, ये एंगुलर लिगामेंट इसको बोलते हैं, जो रेडियस बोन और अल्ना बोन के बीच में ये जो लिगामेंट आ रहा है ना, इसको अपन बोल देते हैं एंगुलर लिगामेंट। तो अपना जॉइंट कैप्सूल कुछ ऐसा होता है, यूं इस प्रकार का। अगर आप खुद देख पा रहे हो, जॉइंट कैप्सूल जो है ऊपर सुपीरियर में किससे जुड़ा होता है, जॉइंट कैप्सूल सुपीरियर में अपना लोअर साइड जो होता है ना ह्यूमरस बोन का, उससे अटैच होता है। और इंफीरियर में नीचे की तरफ, कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, इंफीरियर में और मीडियल में जुड़ा अपना होता है ट्रॉक्लियर नॉच से, और इंफीरियर में लेटरल साइड में ये अटैच होता है अपना इस प्रकार से एंगुलर लिगामेंट पे। ये आपको दिख रहा होगा एंगुलर लिगामेंट, ये उस पर अटैच होता है। चलो सर अब हमें आ गया समझ में। अब आप हमें बता दो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो चलो आपको अब मैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज नोन एज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। इसका नाम ही चिक के बता रहा है, ये अल्ना बोन और अपना मिडिल एपिकोंडाइल के बीच में, इसका नाम है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे इसकी विशेषताएं अपन देखते हैं। पहली बात है ट्रायंगुलर शेप का होता है। देखो अगर आप खुद देख पा रहे हो, ये एक ट्रायंगल शेप का नहीं दिख रहा आपको, ये अपना ट्रायंगल शेप का होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब इस ट्रायंगल का एपेक्स कहां पे जुड़ता है, अपना मीडियल एपिकोंडाइल पे। ये आप देखो इस ट्रायंगल का एपेक्स कहां जुड़ रहा है, अपने मीडियल एपिकोंडाइल पे जुड़ रहा है ह्यूमरस बोन की, और इसका बेस किस पे जुड़ रहा है, अपने अल्ना बोन पे इसका बेस जो है जुड़ रहा है। फिर अपन बात करें इंटीरियर और पोस्टीरियर बैंड की। अब जाहिर सी बात है ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एपेक्स हो गया जो मीडियल एपिकोंडाइल पे, बेस जो है इसका ये अल्ना पे है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंड, बैंड का मतलब इसका ये लास्ट वाला हिस्सा। अगर अपन देखें इसका जो इंटीरियर बैंड है वो अपने अल्ना बोन की जो प्रोसेस है ना, कोराकोइड प्रोसेस, उस पर अटैच होता है। तो इंटीरियर बैंड जो है अपना अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का, वो कोरोनॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है, और इसके पीछे की तरफ ये जो पोस्टीरियर बैंड जो होता है ओलिगोनल प्रोसेस से अटैच होता है। तो ये अपना हो गया अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। जैसे कि अपना मीडियल साइड में अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, वैसे ही लेटरल साइड में अपना एक और लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को अपन बोल देते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये आपको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट दिख रहा होगा। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की खास बात क्या है, ये फैन शेप का होता है। पंखा नहीं होता पंखा बेटा, ये पंखा की शेप का है। देखो आप इसका अटैचमेंट अगर अपन देखें किस प्रकार से होता है, इसका अटैचमेंट ऊपर से सुपीरियर में किससे अटैच है, अपना ये लेटरल एपिकोंडाइल से अटैच है। इंफीरियर में यहाँ पे वो एंगुलर लिगामेंट होता है, एंगुलर लिगामेंट में इंफीरियर में अटैच होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी में ये तीनों लिगामेंट लिखने हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और एक जॉइंट कैप्सूल। मात्र 3 लिगामेंट होते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की इसमें बात ही नहीं है, कितना आराम से मैंने बता दिया तीनों। चलो फिर हम आते हैं बुरसा पे। सो बुरसा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लूइड फिल्ड सैक। जिस तरीके से एक थैली है, थैली में अपन ने पानी भर दिया, तो वो एक क्या है, सैक है। एक थैली का सैक उसको बोलेंगे, पानी का एक सैक, गर्म पानी की थैली होती है। वैसे ही अपने जॉइंट्स में एक थैली होती है, एक पानी, वो पानी की भरी नहीं होती, वो साइनेबल फ्लूइड की भरी हुई थैली होती है। उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं बुरसा। तो अपने एल्बो जॉइंट में मेन
4 बुर्शास प्रेजेंट होते हैं। एक सब टेंडिनियस ओलिगोरन बुर्शा, ये ओलिगोरन प्रोसेस के पास में होता है। एक सब क्यूटेनियस ओलिगोरन बुर्शा, ये भी सेम ओलिगोरन प्रोसेस के पास होता है। एक बाइसेपिटो रेडियल बुर्शा, ये रेडियस बोन के पास होता है। और एक बुर्शा सेपरेटिंग द बाइसेप टेंडन फ्रॉम द ओब्लिक कॉर्ड। अब क्या होता है ना, एक और बुर्शा प्रेजेंट होता है जो अपनी बाइसेप फेमोरिस की टेंडन को थोड़ा सेपरेट करता है। तो आपको सिर्फ नाम यहाँ पे याद होने चाहिए। 3 प्रकार के बुर्शास प्रेजेंट होते हैं। नाम आपको याद होने चाहिए। 4 प्रकार के बुर्शास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन आगे ब्लड सप्लाई पे। सो एल्बो जॉइंट का ब्लड सप्लाई जो है ना, ये अलग से यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या होता है ना, अपने इस एल्बो जॉइंट में आप ध्यान दो, अपना एल्बो जॉइंट है, अपने एल्बो जॉइंट के चारों तरफ अपनी बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, वो अनास्टोमोसिस बनाती हैं। सर अनास्टोमोसिस क्या होता है? एक आर्टरी जब दूसरी आर्टरी से जुड़ती है ना, उसको अपन अनास्टोमोसिस बोलते हैं। अब अपनी क्या होती है ना, अपने आर्म में, अपने हाथ में एक मेन आर्टरी होती है। उस मेन आर्टरी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, इसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। ये सारी ब्रांच आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी, उसे अपन बोलेंगे अनास्टोमोसिस। सो एल्बो जॉइंट का ब्लड सप्लाई कैसे होता है? एल्बो जॉइंट के आसपास में जो भी ब्लड सप्लाई का अनास्टोमोसिस बनता है, उससे इसका ब्लड सप्लाई होता है। ये अलग से शॉर्ट नोट में पूछते हैं। फिर नर्व की अगर अपन बात करें तो जितनी नर्व अपनी होती है ना हाथ में, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये चारों नर्व अल्नर एल्बो जॉइंट को सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई। देन फिर अपन देखते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन भी बहुत जरूरी है। रिलेशन आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं, आप खुद देख पा रहे हो, ये एल्बो है। एल्बो जॉइंट के आगे इंटीरियर में अपनी एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ब्रेकियल आर्टरी। एल्बो जॉइंट के इस तरफ मीडियल में अपनी एक नर्व प्रेजेंट होती है। इस नर्व को अपन बोलते हैं अल्नर नर्व। ये जो नर्व है ना, इसको अल्नर नर्व बोलते हैं, जो मीडियल में है। और लेटरल साइड में ये जो नर्व अपनी आ रही है, ये अपनी आ रही है रेडियल नर्व। तो ये रेडियल नर्व है। तो सबसे पहले अपन देखते थे ये पूरी की पूरी अपन देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या आ रहा है। इसको दिखाने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे पूरा एल्बो जॉइंट दिखाता हूँ। इसको दिखाने के लिए ना मैं पूरा एल्बो जॉइंट में आपको आर्टरी नर्व लाता हूँ। तो वेन ले आया, आर्टरी ले आया, नर्व ले आया। अब आप खुद देखिए, आपको खुद दिख पा रहा होगा यहाँ पे, तो हॉच पॉच नहीं हो गया। ये अपना पूरा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट के आगे इंटीरियर में क्या आ रहा है? व्हाट इज दिस? कौन सी आर्टरी है ये? अपनी ब्रेकियल आर्टरी। इंटीरियर में अपनी एक ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। ब्रेकियल आर्टरी के बगल में ये अपनी नर्व है, उसको अपन बोल देते हैं मीडियन नर्व। तो अपनी ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, मीडियन नर्व आ रही है। अब यहाँ पे ना कुछ मसल्स भी आती है, ठीक है। ये जो मसल है ना, इस मसल को अपन बोल देते हैं ब्रेकियालिस मसल। तो ब्रेकियालिस मसल आप खुद देखो, ये एल्बो जॉइंट के जस्ट आगे की तरफ आ रही है इंटीरियर में। तो अपनी एल्बो में इंटीरियर में क्या क्या आ रहा है? एक अपनी मसल आ रही है ब्रेकियालिस मसल, अपनी मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी आता है, साथ में बाइसेप मसल जो होती है ना, उसका टेंडन भी आता है आगे इंटीरियर की साइड। बाइसेप मसल का टेंडन भी आता है। सर 3D में दिखाओगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे साहब, इस चीज के तो पैसे दिए तुमने, दिखाना पड़ेगा। ये व्हाट इज दिस? इज बाइसेप मसल। आप खुद देखो, बाइसेप मसल का ये व्हाइट कलर का टेंडन है नीचे वाला, ये अपने एल्बो के जस्ट इंटीरियर में आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। तो सारे रिलेशन अपन ने पढ़ लिए। फिर अपन आते हैं पोस्टीरियर में, एल्बो के पीछे क्या है? तो एल्बो के पीछे क्या है? एल्बो के पीछे अपना ये पूरी ट्राइसेप मसल। मेरी तो है नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ाऊंगी जिम जाऊं, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा जिम, बनाऊंगा सिक्स पैक बॉडी, सल्लू को भी पीछे छोड़ दूंगा भाइयों में। कंट्रोल। तो ये ट्राइसेप, जब तक आप पढ़े ट्राइसेप मसल, तो एल्बो के पोस्टीरियर में अपनी प्रेजेंट होती है ट्राइसेप मसल की टेंडन, और अपनी एक और मसल होती है एंकोनियस मसल, जो ऐसी छोटी सी मसल होती है। फिर अपन आते हैं मीडियल में, एल्बो जॉइंट के मीडियल में क्या प्रेजेंट है। चलो एल्बो जॉइंट अपन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्बो जॉइंट के मीडियल में अपनी प्रेजेंट होती है एक नर्व, जिसको बोलेंगे अल्नर नर्व, और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑफ मसल ऑफ फोरआर्म। अब इसको दिखाने के लिए ना मुझे आपको बाकी की चीजें, वेन आर्टरी नर्व हटानी पड़ेगी, तब दिखेगा, बाइसेप हटाना पड़ेगा। ये आप देखो, अगर आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज दिस? मीडियल साइड में ये क्या है? मीडियल साइड में ये है अपनी मीडियल एपिकोंडाइल। दिख रहा है आप लोगों को? मीडियल साइड में जो है, इसको बोलेंगे अपन मीडियल एपिकोंडाइल। अपने फोरआर्म में जितनी भी सुपरफिशियल मसल होती है, मेरी फोरआर्म में 4 सुपरफिशियल मसल होती है। एक प्रोनेटेड टेरिस, पल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। जितनी भी मसल अपनी होती है फोरआर्म में इंटीरियर साइड में, ये सारी मसल अपनी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिन लेती है, उसको अपन बोल देते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। तो आप खुद देखो, सारी की सारी मसल क्या एल्बो जॉइंट को कवर कर रही है, कैसे? मीडियल साइड से। और एक और मसल होती है, उसको सेपरेट करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारी मसल है वो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। तो आप खुद देख पा रहे हो, ये एल्बो का मीडियल है, तो एल्बो के मीडियल साइड में अपनी प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। साथ में इसी मसल के साथ में एक नर्व चलती है अल्नर नर्व, अपनी अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है, और अपनी बाकी की जितनी भी मसल होती है तो मीडियल एपिकोंडाइल जो ओरिजिन लेती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल, अल्नर नर्व, और अपना फ्लेक्सर मसल का है कॉमन ओरिजिन। फिर अपन आते हैं लेटरल साइड में। लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है? लेटरल साइड में यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है इस प्रकार की, उस मसल को अपन बोलते हैं सुपाइनेटर मसल। एक और मसल होती है, उस मसल को अपन क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल। और एक होता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। जिस तरीके से
मैंने आपको बताया था मीडियल एपिकोंडाइल से फोरआर्म की सारी फ्लेक्सर मसल ओरिजिन लेती है, उसी प्रकार से लेटरल एपिकोंडाइल से क्या होता है, अपना फोर आर्म के पीछे जो मसल होती है ना, जो हाथ को ऐसे एक्सटेंड कराती है, फोर आर्म की सारी एक्सटेंजर मसल जो है ऐसे लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिन लेती है। तो लेटरल एपिकोंडाइल यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। तो सारे रिलेशन मैंने आपको 3D में भी दिखा दिए, 2D में भी पढ़वा दिए। मुद्दे की बात सर याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए आपको एक डायग्राम याद करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम है किस क्रॉस सेक्शन का, देखो ये अपनी ह्यूमरस बोन है, तो ह्यूमरस बोन को अपन ने क्या करा, अपने ये ह्यूमरस बोन है पूरा एल्बो जॉइंट ये बनाएगा नीचे जाके। एल्बो जॉइंट कैसे बनाएगा, ये अपनी इस प्रकार से अल्ना फिट होगी, इस प्रकार से रेडियस फिट होगी, और क्या बन जाएगा, अपना पूरा जाएगा एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, एल्बो जॉइंट को काट दिया, एल्बो जॉइंट को बीच में से अपन ने काटा, और अपन ऐसे देख रहे हैं सुपीरियर में, मतलब अपन ने ऐसे काटा एल्बो जॉइंट को और अपन ऐसे देखेंगे सुपीरियर में, तो ये डायग्राम मिलेगा। इसको मैं और अच्छे से आपको 3D में इमेजिन कराता हूँ, कि मेरा तो एक ही लक्ष्य है यार, कि मेरे भाइयों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सारी परेशानी जौहरी सर उठा लेंगे, लेकिन भाई लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। या तो 3D में देखिए आप तो समझ पाएंगे। ये मेरी पूरी ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन को अब अपन ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से आगे से, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। देख रहे हो कैसे बनाएंगे अपन, ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन में ट्रोक्लियर कॉन्डाइल बनी। ट्रोक्लियर कॉन्डाइल कहां होती है, कमन एवरीबॉडी से विद मी, मीडियल साइड ट्रोक्लियर कॉन्डाइल। कैपिटुलम कॉन्डाइल कहां होती है, लेटरल साइड में। तो ये देखो ये कैपिटुलम और ये ट्रोक्लियर कॉन्डाइल्स, ये बना दी मैंने इस प्रकार से। अब इसके आगे इंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, इस साइड मीडियल, इस साइड लेटरल है, ऐसा पूरा है ये क्रॉस सेक्शन। तो इसके आगे ये इंटीरियर है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, इस साइड मीडियल है, इस साइड और लेटरल साइड है। अब आप खुद मुझे बताओ, मैंने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था, अपने एल्बो के आगे क्या आता है, एल्बो के इंटीरियर में इस तरीके से एक मसल आती है ना। अरे मेरी जान भूल गए क्या, बनाऊं क्या, ये आप देखो अभी एल्बो के आगे आपको दिखाता हूं, भूल गए, एल्बो के आगे ऐसी एक मसल आती है ना, ये देखो आप कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, इस मसल को अपन बोल देते हैं ब्रेकियालिस मसल। तो एल्बो के इंटीरियर में अपन क्या बना लेंगे, एक ब्रेकियालिस मसल बना देंगे, ब्रेकियल आर्टरी बना लेंगे, और अपनी मीडियल नर्व बना लेंगे। यहाँ पे एक और चीज आएगी, अपनी बाइसेप मसल की टेंडन, ये सारी आगे की तरफ आ रही है। पीछे की तरफ क्या आता है, अपनी ट्राइसेप मसल, और लेटरल साइड में अपनी एनकोनियस मसल, ये पोस्टीरियर साइड में आते हैं। इसके लेटरल साइड में क्या आता है, लेटरल साइड में अपनी एक आती है एक्सटेंजर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, और अपना कॉमन ओरिजिन आता है एक्सटेंजर मसल का। सेम इसके मीडियल साइड में क्या आता है, इस तरीके से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल, और अपना फ्लेक्सर मसल का कॉमन ओरिजिन इसके आता है मीडियल साइड में। इस प्रकार से पूरा रहता है एल्बो। आपको इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये मैं बताऊं ना, डायग्राम का तो पूरा खेल है। मैं आपको क्या बोलता हूं, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी पूरा डायग्राम का खेल है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन राइट द डेफिनेशन, बाउंड्री, कंटेंट। आप डायग्राम को देख के ले सकते हो ना, आगे की तरफ इंटीरियर के रिलेशन, पीछे पोस्टीरियर, मीडियल में मीडियल, लेटरल के लेटर के रिलेशन। तो डायग्राम हमेशा काम में आते हैं। जॉइंट को कैसे लिखते हैं अपन, टाइप में, कौन से टाइप का वो जॉइंट है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस में, लिगामेंट में, ब्लड सप्लाई में, नब सप्लाई में, और उसके रिलेशन में। बात करें मूवमेंट की, तो अपना एक मूवमेंट ये होती है, इसको बोलते हैं एल्बो का फ्लेक्शन, बाइसेप वगैरह मसल कराती है। फिर एल्बो को वापस बैक टू द नॉर्मल करना, एल्बो का एक्सटेंशन। ये जो मूवमेंट है ना, ये एक्चुअली में एल्बो जॉइंट पे नहीं होती, रेडियो अल्नर जॉइंट पे होती है, ये वाली इंटरनल रोटेशन और ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये रेडियो अल्नर जॉइंट पे होती है, ये वाली मूवमेंट। तो ये मैंने आपको मूवमेंट भी बता दी। देन अब अपन यहाँ पे जाते हैं चीफ मूवमेंट। या आपको ना कितनी बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट अपनी एल्बो पे होती है। एल्बो पे एक मूवमेंट ये होती है, देखो ये एल्बो है, उसको अपन इस तरीके से क्या फ्लेक्स कर सकते हैं, फ्लेक्शन, वापस ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर मेरा पाम ऊपर है तो इस मूवमेंट को अपन बोलेंगे सुपाइनेशन, पाम नीचे तो इस मूवमेंट को अपन बोलेंगे प्रोनेशन। इस तरीके की मूवमेंट है। मीडियल और लेटरल रोटेशन एल्बो जॉइंट में नहीं होती, ये रेडियो अल्नर जॉइंट में होती है। मिसकंसेप्शन याद करो। तो फ्लेक्शन कौन कौन सी मसल कराएंगी, बाइसेप, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस, वो सारी मसल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है आर्म में। एल्बो का ऐसा एक्सटेंशन कौन कराएगा, अपनी पीछे की तरफ जो मसल है ट्राइसेप और एनकोनियस मसल। अपने हाथ को, पाम को नीचे कौन ले जाएगा, प्रोनेशन कौन कराएगा, दो मसल जिनका नाम ही है प्रोनेटर, एक प्रोनेटर टेरिस मसल और एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। अपने पाम को ऐसे सुपाइन कौन कराएगा, एक सुपिनेटर मसल और एक बाइसेप ब्रेकियाई मसल। देखो नाम ही इनकी पहचान है। देन फिर अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये जो अगला टॉपिक है ना, ये एल्बो का ही पार्ट है। कितनी बार अलग से शॉर्ट नोट में आता है कि आर्टेरियल अनास्टोमोसिस जो होता है ना एल्बो का, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। ये मेनली जब लॉन्ग केस स्टडी आती है तभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरे भाइयों, ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 साल से एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। मेरी यूट्यूब के वीडियो में भी मैंने कभी भी एनास्टोमोसिस का टॉपिक नहीं पढ़ाया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। लेकिन अब क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो मुझे आप लोगों को एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाने कर रहे हैं। जौहरी बस पूरी मेहनत करता है आप लोगों के लिए कि 100% पेपर हमारी नोट्स, हमारी लेक्चर्स आए। तो अब पेपर का पैटर्न बदल गया, तो हमने पढ़ाने का तरीका बदल दिया साहब, सीधी बात। तो अब आप देखो, मेनली इसका डायग्राम आता है बनाने को। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आप पूरा समझ जाएंगे। साथ साथ में मैं क्या करूंगा, आपको ड्रॉ भी करता जाऊंगा, तो आपको और से समझ में आ जाएगा। मैं बोन रखता हूं, मसल हटाता हूं, बोन रखता हूं, मसल हटाता हूं। और अब यहाँ पे देखिए, तो अपन इसको ना ऐसे देखेंगे साइड एंगल से। एम आई क्लियर? अब देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटा, मैं अब आपको ना ब्लैक कलर से
दिखाता हूँ बना के। सबसे पहले क्या होता है, अपनी एक प्रेजेंट होती है आर्टरी, उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। देखो अपने हाथ में ऐसी प्रेजेंट होती है ना ब्रेकियल आर्टरी, मैं इस साइड लाल से बनाता हूँ तो दिखाई देगी आपको। ये अपने हैंड में आगे की तरफ ऐसी प्रेजेंट होती है ब्रेकियल आर्टरी। ये एल्बो के फ्रंट में क्यूबाइडल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। मीडियल साइड में इसको बोलने लगते हैं अल्नर आर्टरी और लेटरल साइड में से बोलने लगते हैं रेडियल आर्टरी। एम आई क्लियर? सेम यहाँ पे भी क्या है, ध्यान दो, ये अपनी पूरी ब्रेकियल आर्टरी है, दिख रही है ब्रेकियल आर्टरी, और ये ब्रेकियल आर्टरी नीचे जाके 200 में डिवाइड हो रही है, रेडियल आर्टरी में और एक अल्नर आर्टरी में। एम आई क्लियर? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अब बने आते हैं अनास्टोमोसिस पे। देखो अब क्या हो रहा है, ये अपनी आ रही है ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है बेटा, ब्रेकियल आर्टरी अपनी देती है एक ब्रांच, उसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी ने अपनी एक ब्रांच दी इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये ऐसी ब्रांच रहती है, तो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है। अब प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जो है नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक पोस्टीरियर साइड को अपन बोलेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इंटीरियर साइड में एक रहती है उसे बोलेंगे इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्योंकि डिसेंड कर रही है। मैं आपको साइड में बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ये देखो आप साइड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो मैं पिंक येलो कलर लेता हूं, ये देखो। तो ब्रेकियल आर्टरी से क्या हुआ, ऐसी एक ब्रांच निकली, इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रांच दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक हिस्सा पीछे की तरफ जाता है उसे बोलेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, और एक हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे असेंडिंग, उसे बोलेंगे इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ये देखिए आपको इस प्रकार से। एम आई क्लियर? अब क्या होता है यहाँ पे देखिए आप, अब ये कौन सी आर्टरी है बेटा, ये अपनी रेडियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी से अपनी एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम है इंट्रोसियाई रिकरेंट आर्टरी। तो आप खुद देखो ये जो इंट्रोसियाई रिकरेंट आर्टरी जो है वो अपना किससे जुड़ रही है, जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो होता है ना प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की, उससे जुड़ रही है। तो रेडियल आर्टरी से ऐसी एक ब्रांच निकलती है जो कि किससे जुड़ती है, अपनी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो होती है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की, उससे जुड़ती है, ऐसा एनास्टोमोसिस बनाती है। सेम रेडियल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है, उसे हम बोल देते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो है ना वो अपनी किससे जुड़ेगी, अपना जो असेंडिंग ब्रांच होती है ना अपनी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की असेंडिंग प्रोफंडा ब्रेकियल, ये किससे जुड़ रही है, अपनी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की ये जो इंटीरियर ब्रांच होती है ना उसके साथ जुड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको लेटरल साइड, ये एवरीबॉडी से विद मी, व्हाट इज दिस, दिस इज लेटरल साइड। लेटरल साइड में मैंने आपको दो अनास्टोमोसिस पढ़ा है, ये डायग्राम में बनाने को आता है। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांच, पोस्टीरियर वाली ब्रांच किससे जुड़ेगी, रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच से, उसे बोलेंगे इंट्रोसियाई रिकरेंट आर्टरी, और जो इसकी इंटीरियर ब्रांच जो होती है वो रेडियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच से जुड़ता है, उसे हम बोल देते हैं रिकरेंट आर्टरी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। इस प्रकार से तो लेटरल साइड में दो अनास्टोमोसिस मैंने आपको दिखाया। अब बने आते हैं मीडियल साइड में। देन मीडियल साइड में आप खुद देखो, ब्रेकियल आर्टरी से दो ऐसी ब्रांचेस निकलेंगी, एक का नाम है सुपीरियर अल्नर और एक का नाम है इंफीरियर अल्नर, एक का नाम है इंफीरियर अल्नर। देखिए ये निकली अपनी एक इंफीरियर अल्नर आर्टरी, दिख रही है आपको। अब नीचे की तरफ क्या होता है, ये है अपनी अल्नर आर्टरी। ये अल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, उसे बोलेंगे इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप खुद देखो इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी किसके साथ जुड़ रही है, अपना मीडियल साइड में जुड़ रही है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से, दिख रहा है आपको। सेम अपना ये वाली जो आर्टरी है ना इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। ये वाली आर्टरी किससे जुड़ती है, अब ये पोस्टीरियर अल्नर आर्टरी किसके ब्रांच है, अपनी अल्नर आर्टरी का ब्रांच है। ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है जो बोलते हैं सुपीरियर अल्नर आर्टरी, उसके साथ ही ऐसी जुड़ जाती है, अनास्टोमोसिस बना लेती है। अनास्टोमोसिस को याद रखने में नानी निकल जाती है, पसीना जुड़ जाता है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारी ब्रांचेस है मुझे पता है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, मैंने कैसे याद करा था। मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भले ही नहीं था, लेकिन मैंने जरूर पढ़ा था क्योंकि आईएमपी टॉपिक्स में था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन आ जाता है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप ना लेटरल साइड और मिडिल साइड की ब्रांचेस याद कर लो, ठीक है, लेटरल और मिडिल साइड की ब्रांचेस याद कर लो आप। तो ब्रेकियल आर्टरी है ये, ब्रेकियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है लेटरल साइड में, उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी ही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग में और एक इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। एम आई क्लियर? फिर ब्रेकियल आर्टरी से दो और ब्रांच निकलती है मीडियल साइड, एक सुपीरियर में सुपीरियर अल्नर कोलेटरल और एक इंफीरियर में इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। एम आई क्लियर? तो देखो अगर आप ध्यान दें, ब्रेकियल आर्टरी से दो ब्रांच ऐसी, एक ब्रांच निकली प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, उसकी मीडियल साइड में एक आर्टरी निकली प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस पोस्टीरियर और इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, और सेम दो ब्रांच मीडियल साइड होती हैं जो डायरेक्ट ब्रेकियल आर्टरी से निकलती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। दो ब्रांच इधर, दो ब्रांच उधर, ठीक है। फिर आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है ये व्हाट इज दिस इज रेडियल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांच है तो रेडियल आर्टरी से भी दो ऐसी आर्टरी निकलेंगी। एक आर्टरी को अपन बोलेंगे इंट्रोसियाई रिकरेंट आर्टरी जो कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से जुड़ेगा, और दूसरी आर्टरी को अपन बोलेंगे रेडियल आर्टरी जो कि असेंडिंग ब्रांच से जुड़ेगा। इस प्रकार से सेम इस साइड भी दो आर्टरी निकली है, इस साइड भी दो आर्टरीज है, सुपीरियर और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। तो उसके लिए अपना अल्नर आर्टरी से भी दो ब्रांच निकलेंगी, एक इंटीरियर रिकरेंट आर्टरी, इंटीरियर रिकरेंट आर्टरी जो है किससे जुड़ेगा, इंफीरियर अल्नर आर्टरी से, और एक निकलेगा पोस्ट
इंटीरियर रिकरेंट आर्टरी जो कि अपना जुड़ेगा सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से, इस प्रकार से। एम आई क्लियर? उसको ऐसे याद करना, दो आर्टरी यहां से निकल रही है ऐसी, तो दो आर्टरी ऐसे निकलेंगी अपनी रेडियस और अल्ना से, दोनों को अनास्टोमोसिस बनाने के लिए। इस तरीके से याद करोगे बड़े आराम से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। अब मैं ना आपको एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं जिसके जरिए आप सारी चीजें ना यूनिवर्सिटी में बना पाएंगे। याद करने के लिए डायग्राम में याद करो, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी से एक क्या निकली, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। एम आई क्लियर? वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकियल आर्टरी दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है। ये वाला इस साइड को अपन क्या बोलेंगे, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से क्या निकला, रेडियल आर्टरी से अपनी एक ब्रांच निकली इंट्रोसियाई आर्टरी। इंट्रोसियाई आर्टरी किससे जुड़ रही है, पोस्टीरियर ब्रांच से, और एक और ब्रांच निकली उसको अपन बोलेंगे रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी किससे जुड़ रही है, असेंडिंग ब्रांच। ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया आपके लिए। यहाँ से भी दो ब्रांच निकलेंगी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। अब सेम ये अल्ना से दो ब्रांचेस निकलती है, एक इंटीरियर ब्रांच, इंटीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच जो कि इंफीरियर से जुड़ेगा, और एक पोस्टीरियर ब्रांच जो कि सुपीरियर से जुड़ेगा, ऐसे। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, बड़े ही आराम से आप याद कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा। बात तो मैं कह रहे सर थ्योरी में क्या लिखना है, तो थ्योरी में आपको मेरे सारे नोट्स जो है मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मतलब मेरे ऐप में एनाटॉमी चैंपियंस कोर्स में, जिसमें आप देख रहे हैं। साथ में मैंने ना तुम्हारे लिए लिख दिए। देखो एक मजदूर क्या करता है, याद है ना, जिंदगी में मजदूर हमेशा मजदूरी करता रहता है, मेहनत करता रहता है। राजा क्या करता है, स्मार्ट। तो आप हो राजा, स्मार्ट वर्क करो। मैंने तुम्हारे लिए पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, मेहनत कर ली और नोट्स को प्रिंट भी करा लिया। अब ऑर्डर करो, उन नोट्स से पढ़ लो। पहाड़ी पे चढ़ने के दो तरीके, या तो तुम पैदल पैदल चढ़ो पहाड़ी से, या दूसरे साइड बेटा लिफ्ट लगी हुई थी पहाड़ी के, लिफ्ट से फटाक से ऊपर पहुंच जाओ ना, है ना। तो ये इजी, मैंने पूरे नोट्स बना दिए। सेम जिस तरीके से मीडियल लेटरल साइड में अनास्टोमोसिस होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट डाल डाल के, एज इट इज आपको रीड करके लिखना है। अगर मैं एक एक चीज पॉइंट में पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी जान, सालों लग जाएंगे। चलो फिर अपन आते हैं अपनी केस स्टडी, अपन अब देखते हैं, ठीक है। केस स्टडी अपन देखते हैं, केस स्टडी क्या है, चलो क्योंकि अपन को एट द एंड बेटा पढ़ना तो केस स्टडी है। तो केस स्टडी अपन देखते हैं, केस स्टडी थी कैसी। तो केस स्टडी जो है वो बहुत ही छोटे से बच्चे के ऊपर है। अपन सारी क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे, लेकिन केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी बहुत ही छोटे से बच्चे पे, एक 16 साल का एक लड़का है, वो गिर जाता है क्रिकेट खेलते हुए। कैसे, आउट स्ट्रेच हैंड लगे यूं, ऐसा कैसा पट से यूं गिर गया वो, ठीक है। ही प्रेजेंटेड विद अ सीवियर पेन एंड स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी एंड द एल्बो। अब डॉक्टर के पास गया तो उसने क्या बोला, साहब डॉक्टर साहब क्रिकेट खेल रहा था, हाथ ऐसे सीधे थे, सीधा ही गिर गया, मेरा कोहनी बहुत दुख रही है डॉक्टर साहब, कोहनी में बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, पेन है। मूवमेंट एट द जॉइंट वर एक्सट्रीमली पेनफुल। अगर वो थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा है ना, दर्द में बहुत चिल्लाया जा रहा है, मम्मी मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। एक्सरे ने क्या बताया, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो चुका है। किसका, अपनी ह्यूमरस बोन का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ये अपनी दोनों कॉन्डाइल है, इन दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस बोन में, तो उसको बोलेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। विद पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के साथ साथ एल्बो जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया। मतलब एल्बो जॉइंट ऐसा बनता है, रेडियस और ह्यूमरस जैसे डिसलोकेशन हो गया, पीछे की तरफ जो है अल्नर रेडियस खिसक गई, ठीक है भैया। एग्जामिनेशन में अपन ने रेडियल पल्स पाल्पेट करी, ठीक है, लेटरल थ्री फिंगर वगैरह खड़ी हो रही थी। तो अब अपन को ये मालूम चला कि यहाँ पे रेडियल आर्टरी जो है उसमें इंजरी, फिर अपन ने एग्जामिन करा तो अपन को मालूम चला रेडियल पल्स जो है फीबल है, मतलब थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। देयर वाज टिकलिंग इन द लेटरल थ्री फिंगर। अपने लेटरल साइड की तीन फिंगर जो है वहां पे सेंसेशन है, टिकलिंग है, मतलब ऐसी झुंझुनी टाइप से पड़ रही है। अपन ने क्या सस्पेक्ट करा कि रेडियल आर्टरी में और मीडियल नर्व में इंजरी है। तो इस प्रकार से पूरा केस स्टडी आता है। देन अब अपन देखते हैं इनके क्वेश्चंस पे, पहले पूरा क्लिनिकल केस दिया, फिर आपसे पूछा कोई एल्बो जॉइंट बता दो, मतलब वही बेटा पूछने का बस तरीका बदल गया, चीज तो सेम है कि आर्टिकुलर बोन बता दो, टाइप बता दो, लिगामेंट बता दो, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट और उसकी चीफ मसल बता दो। मैंने आपको सारी चीफ मसल मूवमेंट भी बताई है। अनास्टोमोसिस बता दो अलग से एल्बो के अराउंड, ठीक है। फिर आती है क्लिनिकल एनाटॉमी की, आप डिस्कस करिए क्लिनिकल एनाटॉमी की, कॉमन इंजरी के बारे में बताइए। तो याद रखना जो अपने छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कोई 12 से अपना 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है। मतलब कि अपना यहाँ पे ह्यूमरस बोन में यहाँ पे कॉन्डाइल के ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर बहुत मोस्ट कॉमन है, जिसके कारण एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है, जिसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको अपन बोल देते हैं वॉकमैन्स कैनाल इस्चीमिया। होता क्या है, जैसे ही सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ उसके कारण ब्रेकियल आर्टरी जो है उसमें इंजरी हो जाती है, और ब्रेकियल आर्टरी फोर आर्म की मसल को सप्लाई नहीं कर पाती। तो आपने फोर आर्म जो रहता है ना, उसकी सारी मसल जो रहती है एट्रोफी होने लगती है, छोटी होने लगती है, पूरा कंपार्टमेंट रहता है श्रिंक हो जाता है। उसको बोलते हैं वॉकमैन्स इस्चीमिक कॉन्ट्रैक्शन। इस्चीमिक मतलब अपने आर्टरी अगर खराब हो गई तो इन टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो टिश्यू बिना ब्लड के मरने लगेंगे, तो उसको बोलने लगते हैं इस्चीमिया। कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ने लगता है, मतलब हाथ एकदम ना श्रिंक हो जाता है, मतलब पतला होने लगेगा। नर्व इंजरी, अब यहाँ पे तुरंत लिखा हुआ है मीडियन नर्व की इंजरी होगी तो कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो जाएगी। फिर एक और क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत जरूरी होती है अपना कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या होता है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, तो एक एक करके देखते हैं अपन इसके सारे क्लिनिकल केस। देखो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर है, चिल्ड्रन के अंदर होता है, जिसके कारण अपना हो जाता है वॉकमैन्स कैनाल कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेकियल आर्टरी के इंजरी के कारण फोरआर्म की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। अपनी नर्व इंजरी भाई हो सकता है मीडियल नर्व की इंजरी यहाँ पे लिखी है, लेकिन रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, बहुत सारी नर्व इंजरी हो सकती है। अपनी मेन ब्रेकियल आर्टरी तो इंजरी थी। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरिंग एंगल, नॉर्मल वेगल एंगल बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म, उसको अपन कैरिंग एंगल बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कोई भी डे टू डे की एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि देखो ये बच्ची है प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है, नन्ही मुन्नी बच्ची क्या कर रही है, बाल्टी उठा रही है, तो बाल्टी वो ऐसे तो उठाएगी नहीं, ऐसे उठाएगी तो लग नहीं जाएगी उसको, तो बाल्टी वो यूं ही उठाएगी ना। तो अपने फोर आर्म और अपने बॉडी के बीच में जो एक नॉर्मल एंगल होता है उसे अपन बोलते हैं कैरिंग एंगल, जो कितना डिग्री रहता है, 15 डिग्री रहता है। एम आई क्लियर? ये आप देखो, मतलब ये अगर अपन देखें, ये देखो ये अपना आर्म है और अपना फोर आर्म, ये देखो ये ऐसा हो गया ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा आर्म है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा फोर आर्म है। मेरा आर्म ये रहा, फोर आर्म ये रहा। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे फोर आर्म और आर्म के बीच में ये जो एंगल आ रहा है उसे अपन बोलते हैं कैरिंग एंगल। ये मेनली कितना रहता है, ये अपनी 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहता है, कैरिंग एंगल होता है। चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको एनाटॉमी बताने वाला हूं। डिसलोकेशन तो हो गया, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेनिस एल्बो। अब जो लोग ज्यादा टेनिस खेलते हैं ना, इस तरीके से टेनिस कैसे खेलते हैं, टेनिस लिया मारते पट 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 पट। टेनिस जब अपन खेलते हैं तो अपन को अपने ये जो फोर आर्म है उसको बार बार ऐसे क्या करना, टेनिस खेलते हैं ऐसे करते हैं बार बार फट 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 फट। अपन को बार बार अपना ये जो हैंड होता है इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन बार बार करना पड़ता है और एल्बो की भी मूवमेंट बार बार होती है, जिसके कारण क्या होता है अपना एक्सटेंजर मसल आपको पता ही है लेटरल एपिकॉन्डाइल से निकलता है। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल से जहां से एक्सटेंजर मसल निकलती है ना, वहां पे अपने मसल की टेंडन के अंदर एक टियर पड़ जाता है, उसको अपन बोल देते हैं टेनिस एल्बो। जब लेटरल एपिकॉन्डाइल में इंफ्लेमेशन हो जाए तो उसे बोला जाता है टेनिस एल्बो। ये देखो इस प्रकार से आप देख रहे हो, जो अपनी टेंडन होती है ना अपनी एक्सटेंजर कंपार्टमेंट की, जो अपने लेटरल एपिकॉन्डाइल से निकलती है, उसमें से माइक्रो सा छोटा सा ऐसे टियर सा बन जाता है, इसे टेनिस एल्बो कहा जाता है। बहुत ही इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। टेनिस एल्बो का मतलब क्या है, पेनफुल कंडीशन अराउंड द लेटरल एल्बो के लेटरल साइड में, बहुत ही पेनफुल होता है क्योंकि अपनी एक्सटेंजर मसल जो रहती है फोर आर्म की, उन मसल के टेंडन में माइक्रो टियर आ जाता है। पेनफुल होता है, टेंडन होता है, डिफिकल्ट होती है जिसको यू नो ग्रैब करने में या अपने रिस्ट को ऐसे एक्सटेंड करने में भी। टेनिस एल्बो हो गया, सारे मैंने आपको पढ़ा दी, क्लिनिकल एनाटॉमी भी। देन अब आ जाता है अपना अगला टॉपिक, और बच्चे पता नहीं क्यों ये टॉपिक लिख ही नहीं पाते। मोस्ट इजीएस्ट से भी इजीएस्ट टॉपिक है सुपाइनेशन प्रोनेशन। एक और बात, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट एक और टॉपिक है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिस्ट जॉइंट नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो रिस्ट जॉइंट भी मैंने मेरे नोट्स के अंदर डाल दिया है। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे ऐप पे, मेरी वेबसाइट पे। एक बार आप खुद से रीड कर लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल कर लेना। हर बच्चे को मेरा नंबर दिया जाता है जो लाइव लेक्चर्स लेता है, 7974902283। ये मेरा नंबर है, ऑफिस नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। लेकिन मैं बताऊं मेरे नोट्स ऐसे लिखे हैं कि आप बड़े आराम से समझ जाओगे। वही आर्टिकुलेटिंग सरफेस, लिगामेंट, जॉइंट्स, मूवमेंट, इन्हीं आपको उसमें लिखना है, अपने रिस्ट जॉइंट भी हो जाएगा। बात करते हैं सुपाइनेशन प्रोनेशन क्या होता है साहब, बड़ा ही आसान है। अगर पाम मेरा ऊपर की तरफ है अपवर्ड सुपाइनेशन, नीचे की तरफ है तो बोलेंगे प्रोनेशन। सर इतना इजी तो है, फिर आप क्यों बोल रहे हो, समझ नहीं पाते अपन। अब यहाँ पे दिक्कत आती है वर्टिकल एक्सिस जब पढ़ते हैं ना उसमें। अब होता क्या है, जब अपन अपने फोर आर्म को ऐसे करेंगे सेमी फ्लेक्स, इस तरीके से सेमी फ्लेक्स करेंगे तो अपन देख पाते हैं सुपिनेशन प्रोनेशन। जब अपने एल्बो को ऐसा करा, सेमी फ्लेक्स करा, अगर पाम ऊपर है सुपिनेशन, नीचे है तो प्रोनेशन। अब सुपिनेशन प्रोनेशन अगर आप ध्यान से देखो ये कौन से उसके अंदर हो रहा है। अगर अपन यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करूं वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन के एक्सिस पे सुपिनेशन प्रोनेशन होता है। तो सुपाइनेशन प्रोनेशन क्या है, एक रोटेटरी मूवमेंट है फोर आर्म की। किस एक्सिस में होती है, एक लंबी जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस उसमें होती है, सेमी फ्लेक्स एल्बो में। सुपाइनेशन का मतलब क्या है, जब पाम में से अपवर्ड आए तो सुपाइनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन मतलब पाम जब डाउनवर्ड जाए। अब वर्टिकल एक्सिस passes from the center of radial head above. Axis is not stationary because lower end of one line is not fixed. अब इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देखिए, मैं आपको रोटेटरी एक्सिस बताता हूँ। दिस इज रोटेटरी एक्सिस। अब जब अपन को सुपाइनेशन प्रोनेशन करवाना पड़ता है ना, तो ये एक एक्सिस पे होती है, एक वर्टिकल एक्सिस पे ये मूवमेंट होती है। अगर आप क्लियर देख पा रहे हो, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये अपने सुपाइनेशन में अपन देख रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस सुपाइनेशन में कैसे पास करती है, ऊपर से, हमेशा ऊपर से। वर्टिकल एक्सिस किससे पास करती है, अपने रेडियस बोन के हेड से पास करती है और अपना अल्ना से टच होकर नीचे जाती है। अब होता क्या है, अब आप
ध्यान से दो। अब ये जो अल्ना है ना, इसका लोअर एंड फिक्स नहीं है बेटा। जब आप सुपाइन से प्रोनेट करते हो ना, तो ये अल्ना अभी किस तरफ है, मीडियल साइड है। जब आप प्रोनेट करते हो तो अल्ना ऐसा लेटरल साइड आ जाता है। तो ये जो अपनी एक्सिस है वो भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी। तो ये जो अपनी एक्सिस है वो भी नीचे से अपनी कैसी होती है, स्टेशनरी नहीं होती है। सुपाइनेशन में उसका अपर एंड जो है एक्सिस का हमेशा फिक्स है, रेडियस के हेड से गुजरेगा, लेकिन लोअर एंड जो है हमेशा मिडल साइड में नहीं रहता। अगर सुपाइनेशन है तो ऐसा रहेगा, प्रोनेशन में ये बैकवर्डली चला जाता है रोटेटरी मूवमेंट में। इसको और से समझाने के लिए मैं आपको बोनी पे दिखाता हूं। अब यहाँ पे आप बोनी पे देख लो, ये मैंने बना ली रोटेटरी एक्सिस। रोटेटरी एक्सिस ऐसी रहती है इस प्रकार से। एम आई क्लियर? यू दिख रहा है आपको? ये मेरा पाम अपवर्ड है, पाम मेरा अपवर्ड है, सुपाइनेशन में ऐसी है। अब ये है मेरा अल्ना का लोअर एंड। अब आप देखो, जैसे ही मैं प्रोनेशन करूंगा तो क्या होगा, मैं जैसे ही प्रोनेशन करूंगा ये अल्ना देखो घूम जाएगा उल्टी तरफ। ये देखो अभी मेरा हाथ ऐसा है, रोटेटरी एक्सिस ऐसी है, हमेशा ऐसी रहेगी, ये अल्ना की तरफ रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं प्रोनेशन करूंगा ये मेरा अल्ना जो है अपोजिट साइड में आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, समझ में आया तो ठीक, वरना वैसे याद रखना वर्टिकल एक्सिस जो होती है सुपाइनेशन प्रोनेशन कराने वाली, वो ऊपर से रेडियस के हेड पे जुड़ी रहती है, लेकिन लोअर साइड पे ये फिक्स नहीं है, अल्ना पे या रेडियस पे किसी पे जुड़ी नहीं है। ये कैसी होती है, अल्ना के साइड से क्रॉस करती है, ये फिक्स नहीं होती, सेडेंटरी होती है। प्रोनेशन सुपाइनेशन में ऐसी दिखती है ये, और जब हम प्रोनेशन करते हैं इस प्रकार से तो ये एक्सिस थोड़ी सी बैकवर्डली मूव कर जाती है, एक्सिस ऐसी हो जाएगी, हल्की सी बैकवर्डली मूव कर जाएगी। क्योंकि सुपाइनेशन में अपना हाथ ऐसा दिखता है, प्रोनेशन में हाथ अपन को ऐसा दिखता है। देख रहे हो आप, हड्डियां जो है मुड़ सी जाती है एक प्रकार से, समझे आप? तो रोटेटरी मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये चीज मैं बताने वाला था। ये देखो, तो ये रोटेटरी मूवमेंट जो है अपना ऐसा इस तरीके से निकलती है, अपना रेडियस के हेड से निकलेगी हमेशा, लेकिन लोअर साइड में ये एक्सिस जो है स्टेशनरी नहीं होती, लोअर साइड में, क्योंकि अपना अल्ना जो है फिक्स नहीं है, मूव करता रहता है। तो ये एक्सिस लोअर साइड में बैकवर्ड लेटरली चली जाती है प्रोनेशन में, और फॉरवर्ड मिडियली होती है सुपाइनेशन में। एक्सिस ये मैंने आपको करके बताया। तो सुपाइनेशन ना हमेशा पावरफुल होता है। सुपाइनेशन क्यों? ग्रेविटी क्या चाहती है, हाथ नीचे रहे। सुपाइनेशन क्या है, एंटी ग्रेविटी वाला काम है, तो हमेशा पावरफुल होता है। सुपाइनेशन मूवमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है जब स्क्रू वगैरह कसते हैं, सारी अपनी मूवमेंट में सुपाइनेशन होता है। याद रखना 50 डिग्री ऑफ सुपाइनेशन प्रोनेशन जो है, हमेशा अपना हाथ जो है ना 50 डिग्री सुपाइन या प्रोनेटेड रहता है। चीफ मसल अब याद कर लो आप, ये एमसीक्यू वगैरह में आती है, कौन होती है चीफ मसल, याद रखना। प्रोनेशन, मेनली प्रोनेशन मतलब हाथ को ऐसा नीचे कौन ले जाता है, अपनी प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। ये मेन मसल है जो कैसे प्रोनेशन कराएगी रैपिडली, मतलब एकदम से प्रोनेशन कौन कराएगा, यहाँ पे मसल होती है प्रोनेटर टेरिस, वो एकदम से इस तरीके से रैपिड मूवमेंट करा लेती है। फिर अपने आते हैं सुपाइनेशन। सुपाइनेशन कौन कॉज करता है, अपनी दो मसल होती है, सुपाइनेटर मसल और बाइसेप मसल, दोनों मसल सुपाइनेशन कराती है। स्लो सुपाइनेशन कौन कराता है, धीरे धीरे सुपाइनेशन कौन कराता है, सुपाइनेटर मसल। और रैपिडली कौन कराता है, रैपिडली कराता है बाइसेप मसल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। पूरा अपर लिम्ब अपन ने पढ़ लिया है, और ऐसे ही मैं पूरे पढ़ाने वाला हूं मेरा एनाटॉमी चैंपियंस कोर्स में। आपको पूरा एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, 30 दिन का एनाटॉमी अंदर हम खत्म नहीं करते, रटवा देते हैं आपको। और आपको भी पढ़ना है ज्वाइन करें हमारा कोर्स। लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड भी होते हैं, डाउट सेशन भी लेता हूं, बातचीत भी करता हूं, लाइव भी आता हूं बार बार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऐसे ही आते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ।